सो Yeah, गाइस हम लोग great. या या सो गाइस हम लोग ने लाइक द वे वी प्लान दिस वेबिनार, पहले वी विल डिस्कस सेक्शन वाइज like what should you guys be doing next 3 months in VARC first, then LRDI, then quant based on अभी जो आपके मॉक्स में परसेंटाइल आ रहे हैं उसके हिसाब से, then we'll move to mocks and then also you will have other exams that will come, let's say NMET will start in October में, वो सब तो वो सब पैरेलल कैसे मैनेज करना है, जैसे सबको बैलेंस करके चलो उसके रिगार्डिंग पूरी बात चलेगी। तो पहले हम सेक्शन वाइज पे आएंगे, फिर मॉक स्ट्रेटेजी वाइज जाएंगे एंड उसके बाद हम निकलेंगे अपने आपको स्ट्रेटेजी कैसे मेंटेन करनी है, डिफरेंट बैलेंस कैसे करना है डिफरेंट एग्जाम के बीच में, ठीक है। तो पहले लेट्स से वीआरसी से स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, तो गाइस आप लोग चैट बॉक्स में बता पाओगे अभी वीएआरसी में ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज आ रहे हैं, वीएआरसी में ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज आ रहे हैं आप लोग के। चैट बॉक्स में बता दो। बाविन आपको रिस्पॉन्स आए तो आप बता देना। Okay, one student has responded 85. Okay. ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे 3 में डिवाइड कर रहा हूँ। Okay. So I think BM we are getting a range over here. So till now I received most of them have received ठीक है, percentile between 70 to 80 percentile. या okay, so I think we can discuss like around that only कि less than 75 अगर है, 75 to 90 के बीच में है and 90 प्लस परसेंटाइल आ रहे हैं, तो आप लोग को नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अब आप लोगों ने अभी तक मॉक्स को दे दिए होंगे एंड मोस्टली आप लोग को लाइक जो इश्यू है वो भी पता चल गए होंगे कि आपको जैसे आरसी में इश्यू आ रहा है कि जैसे वर्बल एबिलिटी में आपको इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेस देन 75 है मींस आपकी अगर दो चीजों में प्रॉब्लम है, या आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही या आपकी या रीडिंग एबिलिटी वो नहीं, जो रीडिंग स्पीड है वो इतनी डेवलप नहीं हुई, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे सजेशन में बोलूं, अगर आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो जैसे बुक्स और वो सब पढ़ रहे हो, हाई टाइम उसको बंद कर दो। अगर कोई बुक्स पढ़ रहे हो एंड स्पेशली अगर ऑफलाइन हार्ड कॉपी में बुक्स पढ़ रहे हो वो तो बंद ही कर दो, अभी उसका कोई मतलब नहीं है बुक्स पढ़ने का भी, ये टाइम पे वो टाइम वेस्ट होगा ये मोमेंट पे। तो अगर आपको ये टाइम पे अगर आपको 3 आर्टिकल तो डेली पढ़ने हैं ऑनलाइन, डेली 3 आर्टिकल्स आपको डेली A1 से पढ़ने, अगर आपके लेस देन 75 आ रहा है मींस आपकी रीडिंग स्पीड वो लेवल पे अभी तक डेवलप नहीं है। व्हाट गाइस, ओके, सो लेट्स से अगर आपके लेस देन 75 आ रहे हैं गाइस, तो बुक्स एंड वो सब जो ऑफलाइन मटेरियल देख रहे हो वो बंद कर दो। आप डेली 3 आर्टिकल ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। डेली 3 आर्टिकल आपको ऑनलाइन पढ़ने ही है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मींस आप क्या चीज कर सकते हो प्रैक्टिस में, आरसी आरसी कहां से सॉल्व करते, लेट्स से बेस मटेरियल कौन सा है। अब बेस मटेरियल आरसी का गाइस कौन सा है, जैसे आपने पुराने पेपर तो कर दिए होंगे एंड पुराने पेपर में मैं ये नहीं बोला 2017 से लेके 2020 तक वो जो पेपर अवेलेबल है वो तो आपको मॉक्स के फॉर्म में ही देने, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पुराने बात 1998 से लेट्स से 2008 वो हार्ड कॉपी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर पाओगे अगर पुराने आरसी आपको प्रैक्टिस करने हैं तो। डेली 3-4 आरसी प्रैक्टिस कर लिए एंड उसके अलावा अगर करना है बेस मटेरियल तो जैसे ये जो बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, अपने सीआईटी टेस्ट सीरीज है, टाइम की आईएमएस जो अपनी टेस्ट सीरीज है बड़ी बड़ी, उनके भी लास्ट ईयर के पेपर होंगे ना, उनके लास्ट ईयर के पेपर, लास्ट ईयर के पेपर, कोई भी मटेरियल उठा दो, कोई भी अपने टेस्ट सीरीज उठा दो एंड उसमें जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, वो सबसे बेस्ट मटेरियल होगा आपके लिए।
या आप कैट के 1998 से लेकर 2008 वहां के पेपर ले लो, या फिर ये जो अपनी बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज है, सीएल है, टाइम है और बाकी जो है, उनके लास्ट ईयर पेपर, लास्ट ईयर के पेपर आपको गूगल पे सब अवेलेबल मिल जाएगा। उसमें से डेली एक पेपर उठाना स्टार्ट करो और आरसी ले लो, या उसको पूरा पेपर ही सॉल्व करना स्टार्ट करो ना। आरसी ले लो, पैराजंबल ले लो, ऑड वन आउट ले लो, समरी ले लो, ठीक है। तो अगर आपको लेस देन 75 आ रहा है तो आपको ये चीजें तो मस्ट करनी है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। आप कितने भी परसेंटेज ले आओ, अगर सेक्शनल क्लियर नहीं होगा तो एडमिशन कॉल नहीं आएगा। तो सेक्शनल कट ऑफ को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो 3 आर्टिकल एंड लेसे एक पेपर, एक पर्टिकुलर पेपर ले लो, 1 साल का पेपर ले लो किसी का भी, मीन्स 5 आरसी हो जाएंगे उसमें, एंड बाकी आपके 10 5 आरसी हो जाएंगे, 24 क्वेश्चन, एंड आपके 10 वो हो जाएंगे आपके क्या बोलते हैं वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन। तो डेली इतना इनफ है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। एंड सेकंड चीज आपको जो फोकस करनी है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। इंग्लिश में आप लेट्स से जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, एक्यूरेसी नहीं आने वाली। आप अगर एक पर्टिकुलर आरसी है, उसमें आपसे 10 मिनट में कर रहे हो सॉल्व, या 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, हाई चांस है कि 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे। ये लाइक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारों का देखा हुआ है। जितना ज्यादा टाइम डालोगे ना, उतना आप ओवर थिंक करोगे, ठीक है। तो जितना बने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, मैक्सिमाइज अटेम्प्ट करो। फर्क नहीं पता, जैसे आपने में 26 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, 26 में जब आप 10 क्वेश्चन करोगे तो भी आपकी एक्यूरेसी 70% रहेगी, और 20 क्वेश्चन करोगे तो भी आपकी एक्यूरेसी उतनी ही रहेगी। 65 हो गई, क्या फर्क पड़ा, आपका स्कोर तो बढ़ेगा ना। तो अटेम्प्ट्स मिनिमाइज करने का कोई फायदा नहीं है इंग्लिश में। लेस देन 75 वालों का इश्यू वही हो रहा है, आपका अटेम्प्ट्स मिनिमम हो रहा है, वो क्राइम है। 26 है, 22 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो आप लोग, वो बहुत बड़ा क्राइम है, वो करना ही नहीं है। एटलीस्ट आपको 20 प्लस अटेम्प्ट तो करनी है इंग्लिश में कुछ भी करके। तो आपको वो लेवल स्पीड या वो लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे आप अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट कर पाओ, डबल थिंकिंग ना करो। तो मॉक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी सबके लिए, कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में लेस देन 20 अटेम्प्ट होने नहीं चाहिए। 20 या 22, या मैं तो बोलूंगा 26 सारी अटेम्प्ट करो। एक्यूरेसी डाउन रहेगी चलेगा, क्योंकि आप वैसे भी कम अटेम्प्ट करके भी आपकी एक्यूरेसी आने नहीं वाली। आपको 2 ऑप्शन में कॉल है, वो आप 10 बार आरसी पढ़ोगे, वो 2 ऑप्शन में कॉल रहने ही वाला है। 100% श्योरिटी कभी भी नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो वो तो आपका इश्यू रहने ही वाला है। तो बेटर है कि या दोनों में से एक मार्क करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाओ। क्या वजह आगे सिंपल क्वेश्चन हो जो अभी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, देख भी नहीं पा रहे, आप आगे सिंपल क्वेश्चन मिल जाए। तो इंग्लिश में स्पीड पे वर्क करो गाइस, स्पीड पे वर्क करो। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं है, एक्यूरेसी इतना मत सोचो। जैसे आज आप 26 क्वेश्चन, आज आप 22 क्वेश्चन, एक मॉक है इसमें आपने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। कल जाके भी 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट मॉक में 23 अटेम्प्ट करोगे, तो टाइम के बाद आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। एक टाइम के बाद आपकी हैबिट एंड आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी जैसे पहले मॉक में कम आ गया स्कोर, बट वो आपकी हैबिट कंटिन्यू रहेगी ना, हर मॉक में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो एक टाइम के बाद आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपकी वो अब नेचुरली करने लगे हो। पहले इनिशियली माइट भी फोर्सफुल होगा, बट एक टाइम के बाद वो नेचुरली मूव होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इंग्लिश में अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने, क्योंकि जितने भी कैट में लोग देते हैं ना, जो भी टॉप स्कोरर्स हैं, वो इंग्लिश फुल अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आपको कोई लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना, आपको ये पढ़ना है, लॉजिकली सोचना है। तो ये सब लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं। ये चीज 75 टू 90 और 90 वालों के लिए भी है। आप लोग का रीडिंग सही है, आपकी स्ट्रेटेजी में इश्यू है, आप माइट भी अटेम्प्ट कम कर रहे हो। अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना ही है अपने को। तो कुछ भी हो, आपको एटलीस्ट 22 अटेम्प्ट्स करने ही पड़ेंगे। भाविन आप। ओके, सो बीएम ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट आपके उतने होने चाहिए जिससे आपको क्रिटिकल मास अचीव कर पाओ, राइट। अगर मैं कम अटेम्प्ट करता हूँ, मेरे सारे सही भी हो गए, एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू स्कोर दैट 85 परसेंटाइल कट ऑफ मार्क, then there is no point of getting 100% accuracy, right? So कुछ चांसेस लेने पड़ेंगे। दूसरी बात प्रिपरेशन रिलेटेड, जो भाविन मिस्त्री ने बोला कि आपको ऑनलाइन रीडिंग करना है, एंड दैट इज क्वाइट क्रिटिकल। देखो अभी आपका एग्जाम का ड्यूरेशन जो होगा वो कम हो गया है, राइट, बट
चांसेस ऐसे है कि वो सेम प्रोपोर्शनेट से आपके आरसी का लेंथ कम ना हो, राइट? क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कम ना हो सेम प्रोपोर्शनेट लेवल से। सो यू नीड टू बी वेरी क्विक। और क्विक तभी हो पाओगे आप जब ऑनलाइन रीड करोगे, आपकी एग्जाम ऑनलाइन होगी, राइट? कंप्यूटर पे जब स्क्रॉल करते हो, जब पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, राइट? सो आपको वहां पे थोड़ा प्रैक्टिस बिल्टअप करना पड़ेगा। एंड अभी हाई टाइम है, अभी 100 डेज बचे हैं। 100 डेज में मतलब हर रोज आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो वो चीज बिल्टअप हो जाएगी, वो बड़ी बात नहीं है। बट मेक श्योर कि आप इसको हैबिट बनाओ, राइट? सेकंड चीज अभी भाविन मिस्त्री ने भी बोला कि आपको लॉजिकली सॉल्व करना है क्विकली, राइट? मैं वहां पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि देखो, अर्लियर कैट वाज नॉट पब्लिशिंग दैट रिजल्ट, वो आंसर की नहीं निकालता था, अब वो आंसर की निकालता है। सो दे नीड टू बी श्योर कि वो आंसर की लॉजिकली बिल्टअप हो, कोई उसको चैलेंज ना कर पाए, राइट? सो हर एक आरसी के क्वेश्चन में भी आप कुछ ना कुछ लॉजिक आपको मिलेगा, और वो लॉजिक ढूंढने के लिए आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, राइट? सो अभी इस बार मान के चलो, जो इवेंट्स हो रहे हैं नॉर्मली उसके ऊपर वही आर्टिकल में से आरसी बनते हैं, राइट? आप लास्ट ईयर पेपर के भी सोर्सेज देखोगे तो वो सोर्सेज क्या थे? कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, कोई मैगजीन का आर्टिकल था, राइट? सो दे आर लिंक्ड विद सम एक्चुअली पब्लिश्ड आर्टिकल्स। सो वो आर्टिकल्स किसके ऊपर पब्लिश होंगे? अभी जो करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं, करंट इवेंट्स कौन कौन से? ओलंपिक हो गया आपका, अफगानिस्तान क्राइसिस हो गया। सो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस के बेस पे कुछ आर्टिकल आ सकते हैं, आपको स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ आ सकते हैं, कोरोना चल रहा है तो हेल्थ साइंस के ऊपर कोई आर्टिकल आ सकते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप आर्टिकल भी पढ़ो कि आपका सब्जेक्ट लेवल नॉलेज भी इंक्रीज हो। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपने आर्टिकल पढ़ा, मजा आया, समझ लिया, खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे कोई टेस्टिंग मेथड नहीं है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्ट है या नहीं, राइट? सेकंड चीज कि बीएम ने बताया कि आपको प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से करना है, आई थिंक वो टू द पॉइंट था कि आपको वही लेवल के क्वेश्चन करने हैं जो कैट में आने वाले हैं, राइट? अभी वो इजी लेवल के क्वेश्चन करने से या फिर आरसी 99 का वो सर लेवल 1 करने से वो सारा फेज चला गया, अभी उधर नहीं देखना है। अभी फोकस करना है, दिस इज फाइनल लैब। यहाँ पे आपको स्पीड बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, और एक भी दिन ऐसा ना आए जो खाली चला जाए, राइट? एक भी दिन ऐसा ना हो कि सर मैंने आज एक आर्टिकल नहीं पढ़ा, आरसी सॉल्व नहीं किया, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। मेक श्योर कि एवरी डे, ईच डे काउंट्स। ओवर टू यू बीएम। एग्जैक्टली गाइस, तो लाइक डेली अगर आपके परसेंटेज 75 और 90 से कम आ रहे हैं इंग्लिश में, तो यार एटलीस्ट 3 घंटे तो स्पेंड करो उस पर। 3 घंटे तो स्पेंड करो। जैसे 3 आर्टिकल पढ़ रहे हो, 1 घंटा हो गया, 5 आरसी सॉल्व कर उसमें आराम से सॉल्व कर, फिर भी चलो समझो कि आपको आधा घंटा या 45 मिनट्स हो गए, तो उस हिसाब से एटलीस्ट 2-3 घंटे तो स्पेंड करो उस पर। नहीं, इंग्लिश काफी क्रिटिकल होगा, ठीक है? एंड एक और चीज यहाँ पे जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों का मैंने ऑब्जर्व की है बीआरसी सेक्शन में, यार देखो अगेन, मैं कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, बट जितने भी मॉक्स है, आप जितनी भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, बीआरसी जनरली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू कैट। बीआरसी लिटरली ज्यादा, ये मॉक्स में जो क्वेश्चन होते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कंपेयर टू कैट, ठीक है? कैट में काफी सिंपल होते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का, भी एक बच्चा था जिसका वही हो रहा था, मुझे याद है, उसके 50 अराउंड परसेंटाइल आ रहे थे, बीएआरसी में 50 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल वैसे आ रहे थे। मैंने बोला रुक भाई, एक बार कैट 2017 का पेपर ले ले एंड वो पेपर अटेम्प्ट कर। वो बोले 3 घंटे का पेपर है, बट मैंने उसको बोला एक बार वो अटेम्प्ट कर। वो बंदा उसमें 90 परसेंटाइल लिया इंग्लिश में, उसके मॉक्स में आ रहे 30 परसेंटाइल, 35 परसेंटाइल, बट कैट में डायरेक्टली कैट का पेपर में उसको लिखाया 2017 का मॉर्निंग स्लॉट लिखाया था, उसके परसेंटाइल डायरेक्टली इंग्लिश में आ गए 90, उसका स्कोर 12-12 आ रहा था, डायरेक्टली स्कोर ले आया 60। तो अगेन मॉक्स के परसेंटेज पे अपने आप को परफॉर्मेंस को जज मत करो, ठीक है? आपको परफॉर्मेंस देखना है, आप इंग्लिश में कौन से लेवल पे पहुंचे हो। कैट का पेपर उठा लो, पुराना वाला 2017 का अवेलेबल है दोनों स्लॉट, 2018 के दोनों स्लॉट, 2019 से दोनों स्लॉट, 2020 से तीनों स्लॉट अवेलेबल है। कोई भी एक पेपर उठा लो, अटेम्प्ट कर दो। आप लोग को अपना लेवल, रियल लेवल पता चल जाएगा आप कैसे हो, क्योंकि मैंने बोला ना कैट का इंग्लिश स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता।
आपको देख के पता चल जाएगा यही आंसर होगा। बट मॉक्स में ऐसा नहीं होगा, मॉक्स में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को, तो वो रहेगा, थोड़ी चीजें रहेगी, ठीक है, तो वो इग्नोर करो। अगर आपको रियल परफॉर्मेंस देखना है, अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है इंग्लिश में, तो उठा लो कोई भी पुराना पेपर, अटेम्प्ट कर लो, आपके पोर्टल में अवेलेबल है, ठीक है, सारे पेपर अवेलेबल है कैट के पुराने, 2017 का, 2018 का, कोई भी पेपर उठा लो एंड अटेम्प्ट कर दो। सेम आपका ये LRDI में भी होगा, सेम क्वांट में भी होगा, आपको अपनी रियल स्ट्रेंथ पता चलेगी, आप इंग्लिश में भी कहाँ पे हो, आपकी थिंकिंग कैट के हिसाब से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर कहीं पे भी डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है सेक्शन, ऐसा कुछ हो रहा है, कैट का पुराना पेपर उठा लो, दे दो, आपको आइडिया आ जाएगा आप कौन से रेंज में काम कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों का ये हुआ था, लाइक अभी परसों ही एक बच्चा था, उसके साथ भी सेम हुआ था, उसके परसेंटेज भी कम अराउंड 30-50 आ रहे थे एंड 85% आ गए। तो ऐसा होगा तो आपको भी एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बच्चों को वही बोला था कि अभी क्लास में बात हुई, वही बोला था कि जब भी डाउन फील हो ना, एक बार कैट का रियल पेपर दे दो, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। मॉक्स डिफिकल्ट है क्योंकि वो आपको वर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, बट कैट उतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना वर्स नहीं होगा, कैट सिंपल होगा, कैट इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, इतना मॉक्स डिफिकल्ट है, ये चीज ध्यान में रखना। तो जब भी डाउन फील हो ना, उस पर मूव हो जाओ, पेपर लिख लो, आपको आइडिया आ जाएगा आपका रियल लेवल कौन सा है। तो ये VRC के रिगार्डिंग हुआ गाइस। अभी लेट्स से मूव हो जाते हैं LRDI पे। अगेन LRDI में भी लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट सेक्शन है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन है कैट का। LRDI लोगों को माइंड में ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है यार, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट यार आप देखो आपको कितने कितने सेट आ रहे हैं, 5 सेट आ रहे हैं, 6 6 4 4 4 5 सेट ही आ रहे हैं ना यार, आपने 2 सेट भी कर लिया ना, फिर भी आपके 90 परसेंटाइल बन जाएंगे कैट में। अभी मॉक्स में उतने परसेंटाइल नहीं बनेंगे 2 सेट पे, क्योंकि मॉक्स में लेस से लोग कम है, बट कैट में अगर आपने 2 सेट भी अटेंड कर लिए, फिर भी आपके 90 परसेंटाइल बन रहे हैं ना। एंड आपको 2 सेट में कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ये सोचो, आपके पास 40 मिनट है, 20 मिनट में आपने डाल दिया, तो भी आपका LRDA में एटलीस्ट 90 तो बन ही जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि कैट में LRDA वन तो इजीएस्ट सेक्शन है, अगर आपको मिनिमम परसेंटेज स्कोर करना है, 85 या 90 क्रॉस करना है, तो आपको अगर अपना सेक्शनल का डर लग रहा है कि लेट्स से जिन लोग के ले 75 अगेन आ रहे हैं, उनके 2 सेट ट्राई करो, सिर्फ 2 सेट ट्राई करो, आपके पास पूरा टाइम है, पहले 5 मिनट स्पेंड करो 2 सेट आइडेंटिफाई करने पे, ठीक है। एंड फिर अगर लेट्स से 75 से 90 पे जो हो रहा है और 90 प्लस जिनके परसेंटेज आ रहे हैं, उनको तो पूरी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। जिनका लाइक से 90 अराउंड परसेंटेज, 90 से ज्यादा परसेंटेज आ रहे हैं, वो तो पूरा स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है कि आप स्ट्रेटेजी कैसे करोगे, वो आपको भाविन शाह सर बताएंगे। यस, भाविन LRDI देखो, BM ने जैसे बताया कि आप अगर 2 सेट भी करते हो, यू विल एबल टू ब्रीच दैट 90 परसेंटाइल मार्क। अभी दिक्कत कहाँ पे आती है कि आप कभी कभी गलत सेट में फंस जाते हो, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैंने सुना है किसी का LRDI अगर डूबा है, तो मेजर रीजन यही होता है कि उन्होंने गलत सेट चूज कर लिया। तो पहले ही मैंने बता दिया है कि आप सेट को कैटेगराइज कैसे कर सकते हो, राइट। आप वही सेट के ऊपर फोकस करो। अगर पास्ट पेपर देखोगे तो पता है कि एक सेट मिनिमम वेन डायग्राम के ऊपर से आता है, एक सेट आपका मैट्रिक्स अरेंजमेंट के ऊपर से आता है, और इस बार चांसेस है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के ऊपर भी आ जाए, राइट। सो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और पेपर में जब भी आपको LRDI का सेक्शन आता है, स्कीम थ्रू इट और देखो कि कहाँ पे मेरा अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन तो है क्या नहीं, कहीं पे मेरा मैट्रिक्स अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है या नहीं, सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन है या नहीं। और दूसरी चीज, LRDI का जो क्वेश्चन बनता है ना, जो प्रोफेसर्स बनाते हैं, वो आपका जो मटेरियल है, CL का मटेरियल या जो अरुण शर्मा है, दूसरी बुक्स है, वहां से नहीं लेते वो लोग, वो लॉजिक खुद बनाते हैं। और वो लॉजिक कैसे बनाते हैं? अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। सो MBA में कई सारे सब्जेक्ट्स में क्वांट यूज होता है, और उसी का लेके वो लोग फिर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। तो लॉजिक maybe that is not directly linked with what you have been learned or taught in the class, right, but वो लॉजिक आपको वहां पे खुद अकेले बैठ के सॉल्व करना पड़ता है। और पूरा सेट सॉल्व हो सके ऐसा भी जरूरी नहीं, कभी कभी क्वेश्चंस 4 में से 2 हो गए क्योंकि 2 इजी थे, ऑप्शंस काफी वाइड थे,
ऑप्शंस का काफी इंपॉर्टेंस रहता है। जब भी LRDA के क्वेश्चन करो, ऑप्शंस को हमेशा देखना। सो जब मैंने कैट दिया था 2017 में, एक क्वेश्चन था जहां पे ऑप्शंस था, फर्स्ट ऑप्शन था 5, बाकी के ऑप्शंस थे 80, 90, 95 समथिंग। और मुझे क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया कि इसका क्वेश्चन डबल डिजिट में नहीं हो सकता, इसका आंसर डबल डिजिट में नहीं हो सकता। सो मैंने विदाउट कैलकुलेशन मैंने उसको मार्क कर दिया A, और वो सही हो गया। सो कई बार आपको कैलकुलेशन पूरा करने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर पता चल जाता है। दूसरी बात कैलकुलेशन रिलेटेड है कि काफी लोग अभी भी कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट है। वो छोटा सा भी कैलकुलेशन करना हो, 83 + 71 करना हो, कैलकुलेटर में जाएंगे, टक 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 करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ये चीज अभी नहीं चलने वाली। इफ यू आर रियली एमिंग फॉर अ गुड बी स्कूल, तो आपको कैलकुलेशंस कुछ हद तक खुद करने पड़ेंगे, परसेंटेज कुछ हद तक खुद निकालने आने चाहिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। और वो स्पीड जितनी अच्छी होगी, LRDA में तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, वो चीज क्वांट में भी काफी हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो LRDI के लिए मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि आप अपना स्ट्रेंथ पहले आइडेंटिफाई करें, वो क्वेश्चंस को लोकेट करें और सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ कि क्वेश्चन सिलेक्शन में ऐसा ना हो कि आपने 15 मिनट गवा दिए, क्योंकि 40 मिनट है, 15 मिनट सिर्फ आपने, क्योंकि LRDA का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 2 लाइन का है, पूरा सेट पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ेंगे, राइट। सो आपको वो कंपार्टमेंट पहले से बना के रखने हैं, बकेट्स पहले से बना के रखने हैं, और फिर उसके हिसाब से आपको लोकेट करके सीधा सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है, राइट BM? यस यस यस, डेफिनेटली। एंड यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका आएगा कहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप लोग ने अपने बुकलेट कर दी होगी, ठीक है। उसके अलावा आपने लाइक बुकलेट तो अगर करनी ही पड़ेगी, वो तो कंपलसरी है। उसके अलावा आपने हैंडआउट्स भी कर दिए होंगे। अब उसके अलावा क्या क्या करें डेली LRDI के लिए, तो देखो मल्टीपल सोर्स है, ठीक है। पहला तो आप सेक्शनल टेस्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टाइम लिमिट पे आता है ना, वो सबसे बड़ा है। आप LRDA सॉल्व करने बैठे हुए ऐसे बैठूंगा तो मैं कोई भी कर दूंगा, बट वो जब घंटी बजती है ना, वो टाइमर दिखता है आपका, तो वो प्रेशर अलग है। तो सेक्शनल टेस्ट का इंपॉर्टेंस आपके LRDA में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 10 मिनट में वो पर्टिकुलर सेट कंप्लीट करना है या 8 मिनट में वो सेट कंप्लीट करना है, ठीक है। वो सेक्शनल टेस्ट का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट करने हैं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट सारे कंप्लीट करने हैं LRDI में प्रैक्टिस के लिए, वो भी टाइम लिमिट के साथ। LRDI का सेट गाइस करने बैठो तो इंग्लिश में चलो बैठते हो चलेगा टाइमर के बिना, बट अगर LRDI में आप टाइमर के बिना सॉल्व कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे ही रैंडमली सॉल्व करने जाओगे, 20 मिनट में कोई सेट किया, कोई आपको कोई लर्निंग नहीं हुई। आपको 10 मिनट में ही ट्राई करना है, उसमें डिफरेंट ट्रिक्स यूज करो ना। आधा पढ़ के कोई क्वेश्चन मार्क हो रहा है, या ऑप्शन यूज करके कोई डायरेक्टली हो रहा है, 2 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, बट 2 क्वेश्चन तो हो गए ना 4 में से। तो वो डिफरेंट ट्रिक्स यूज करके 10 मिनट में ट्राई करो, आप मैक्सिमम कितने मार्क कर पा रहे हो, फिर आराम से ले लो, फिर चिल लेके कर लो बाकी का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पहला हुआ आपका सेक्शनल। सेकंड गाइस, वही अभी जो मैंने बोला इंग्लिश में जो बोला वही, पुराने टेस्ट सीरीज ले लो, लास्ट ईयर के पेपर, लास्ट ईयर के पेपर, किसी का भी आप पेपर ले लो, उसमें LRDA के काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसमें सीएल का LRD आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि सीएल के पेपर मैंने खुद देखे हुए थे, लास्ट ईयर के लास्ट ईयर के पेपर्स काफी अच्छे हैं, डिफिकल्ट भी है बट काफी अच्छे, आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। और नेट पे अवेलेबल भी है, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर दो PDF, तो आपको मिल जाएंगे वो सारे पेपर्स। तो डेली एक पेपर लेके बैठ जाओ, उसमें 8 सेट होंगे या 6 सेट होंगे, तो वो लेके बैठ जाओ ना, एक दिन में 8 सेट तो आपको वहीं से हो जाएगा। डेली एक पेपर ले लो। तो जैसे आप इंग्लिश में कर रहे हो ना गाइस, इंग्लिश में कैसे कर रहे हो, एक पेपर लिया, उसमें 5 RCI हो गया। पैरेलल आप LRDI में भी सेम करो, LRDI में आपकी वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको मॉक्स में ही मिलेंगे गाइस, क्योंकि अभी जैसे भाविन ने बोला कि आपका LRDI ट्रेडिशनल नहीं रहा, अरेंजमेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आ जाएंगे 1 या 2, बट वो मैक्सिमम 1 सेट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। जो मोस्टली LRDI बन चुका है, क्वांट बेस्ड LRDI बन चुका है, ठीक है। आपके क्वांट प्रोबेबिलिटी आ रहा है, PNC उसमें यूज हो रहा है, ठीक है। आपके रेशियो प्रपोजन या मिक्सर, ये सब के क्वेश्चन आ रहे हैं LRDI के अंदर। तो ये आपको सबसे, ये क्वेश्चन आपको मॉक्स में ही मिलेंगे, क्योंकि मॉक्स में वो डिजाइन करते हैं वो टाइप के क्वेश्चन। तो आपका बेस मटेरियल क्या होगा, पुराने पेपर ले लो मॉक्स के, डेली एक पेपर टारगेट करो, डेली या 2 दिन में एक पेपर, एक दिन में 4 कर लिया, दूसरे दिन में 4 कर लिया,
ठीक है, तो एक दिन में आप 2 दिन में एक पेपर कंप्लीट करो LRDI का, तो आप वैसे प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड अगेन वो भी टाइम लिमिट में ही करना है। लेट्स से 4 सेट ले लिए तो आपका टाइम आइडियल टाइम कितना है, 40 मिनट्स। आपका जो कैट का टाइम है 45 मिनट्स, उसमें आप कर पाओगे। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो बेस मटेरियल यही है, पहले सेक्शनल कंप्लीट करो तो मस्ट है, सेक्शनल कंप्लीट करना मस्ट है। एंड उसके अलावा आपको करना है पुराने पेपर्स। तो डेली 4 LRDI इरिस्पेक्टिव आप कहीं पे भी हो, अभी कहीं पे भी कौन से भी लेवल पे हो, डेली 4 LRDI करना जरूरी ही है, आपको करना ही पड़ेगा डेली 4 LRDI। क्योंकि तभी आपका उस दिन वो वे में आप लॉजिकली सोच पाओगे, जो वे में आपको जाना है उस दिन। क्योंकि उस दिन सारे नए सेट आएंगे। ठीक है, तो आपको ये मेरे 5 सेट यहाँ पे लिखे हुए 66444, उसमें से 3 सेट भी आपको करने हैं। जैसे 99.5 पहुंचना है तो 3 सेट आपको करने पड़ेंगे 99.5 प्लस जाने के लिए। तो 3 सेट से देखो लॉजिकल एबिलिटी चाहिए ना, वो डेली 4 करोगे तभी। जैसे 100 दिन बाकी, डेली 4 के 400 सेट कर लिया है, उतना ही सिलेबस है। 400 सेट में सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे आपके, तो इतना इनफ है। तो LRDA में मस्त ये करो 4 वाला। एंड सेकंड अगेन भाविन शाह ने तो बोला, अब वो फॉलो करो, स्कीमिंग वाला फॉलो करो। ठीक है, तो सारे सेट पूरे करनी जरूरी नहीं है, एक सेट में 2 क्वेश्चन हुए, बाकी 2 निकल गए, ठीक है, बाकी तो बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है। 2 क्वेश्चन हो गए ना, निकल दो, वो सेट कंप्लीट हो गया वहां पे, दूसरे साइड पे मूव ऑन हो जाओ। एंड ईगो मत लेना गाइस, ये पर्टिकुलर मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है कि कभी कभी लेट्स से कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो गई तो लग रहा है ये तो हो ही जाता है, ये तो हो ही जाएगा, बट नहीं है। अगर वो नहीं हो रहा है, एक टाइम पे क्लिक हो रहा है गाइस, पहले इंस्टिंक्ट में अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा ना सेट देख के, तो नहीं होगा, वो टाइम पे तो नहीं होगा, ये याद रखना। आप लोगों ने बहुत बार फील किया होगा, पहले इंस्टिंक्ट में अगर सेट में कोई आइडिया नहीं आ रहा ना, उसी मोमेंट पे छोड़ दो, आपको उस मोमेंट पे तो याद नहीं आएगा, वहां पे जो मिसिंग लिंक है ना, वो वापस आके ट्राई करो, मे भी उस टाइम पे लिंक आ जाए दिमाग में। क्योंकि हर एक LRD में क्या होगा, 2 मिसिंग लिंक होती है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, या वो 2 लॉजिक आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर पहली बार में पहले इंस्टिंक्ट में नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, तो सेकंड सेट में मूव हो जाओ उसी टाइम पे, कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेट एंड ऑफ द डे अगर पैनिक हो ना, पैनिक लेने की जरूरत नहीं। लेसन में 2018 पेपर की बात करूं, मेरा पहला सेट हो गया था लेट्स से 5 मिनट में, उसके बाद 15 मिनट मैंने 2 सेट ट्राई किए, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। उस टाइम पे 1 घंटे का पेपर था, तो मेरा टाइमर लेट्स से 35 पे था, और मेरे सिर्फ 4 ही ग्रीन थे, 4 ही क्वेश्चन हुए थे। फिर भी वहां पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फिर काम लो, 1-2 मिनट ब्रेक लो, एंड उसके बाद वापस से ट्राई करो, देखो कहाँ पे कौन सा इजी सेट मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन नहीं हो रहे चलेगा, फिर आपके इधर बाकी बाजू लोग आजू बाजू में बैठे हुए हैं ना, उनसे भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। LRDA वो सेक्शन सबसे लिए इक्वली डिफिकल्ट है, इसलिए आप देखो 2 सेट पे आपके 95 बन रहे हैं, या 90-95 डिपेंडिंग ऑन द नंबर डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगेन LRDA में इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ट्राई करो 2 सेट तो हो जाए, फिर 2 सेट पे आपका सेक्शनल क्लियर हो जाएगा, 92 तो आराम से बन जाएंगे 2 सेट पे। तो ये ध्यान रखो, और प्रैक्टिस के लिए गाइस डेली 4 सेट मस्ट है। LRDA में वो तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट आपको वैसे 300 सेट को करने ही पड़ेंगे टिल वो 28 नवंबर। ठीक है, आपको 300 सेट LRDA में करने पड़ेंगे। अभी लेट्स से क्वांट पे मूव हो जाते हैं। क्वांट आई थिंक लोगों को बहुत ज्यादा उसमें इश्यू आ रहा है, मेरा जो इंडक्शन हुआ उसमें, सर बट BMW अगेन क्वांट क्वांट को लेकर वो मत लेना गाइस, या sir, yes actually you are told to take a pause, I mean break or something, right? But in a 40 minutes test वो break मतलब थोड़ा, I mean even 10 seconds matter, right, in a 40 minutes test. So how to navigate in that? Pavan, like his voice is not audible. Yeah, so I will answer you that. अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है तो तुमको 40 मिनट क्या 1 घंटा भी दे दोगे तो एक साइड सॉल्व नहीं होगा। सो यू नीड टू काम डाउन योर सेल्फ, यू नीड टू थिंक स्ट्रेट, और उसके लिए इफ यू आर टेकिंग 1 मिनट पॉज, और वो 1 मिनट दैट विल मेक यू मोर प्रोडक्टिव रादर देन लाइक इट्स अ वेस्टिंग टाइम, राइट? Okay. अगर Yes, मेरा sir. 10 मिनट में कुछ नहीं बना, दैट मीन्स अभी भी मेरा वो पिछले सेक्शन का हैंगओवर या फिर लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो अभी भी है। आई नीड टू क्लियर आउट माई स्पेस, मुझे दिमाग ठिकाने लाना है, Okay. राइट? अगर वो नहीं आता तो मेरा आगे का क्वेश्चन भी नहीं होने वाला। Okay.
करेक्ट। Okay, yes, sir. वही Yes, sir. हाँ अरे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें कि मैंने बोला ना अभी 2018 के पेपर का कि यार पहले 25 मिनट हो गए, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही सेट सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब मैं पैनिक में आ चुका हूँ क्योंकि मेरा टाइमर ऑलरेडी 33 पे है और 4 ही ग्रीन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि पेपर का लेवल कंपैरेटिवली इजी है, मेरा आफ्टरनून स्लॉट था, मॉर्निंग स्लॉट वाले ने बोला है पेपर कंपैरेटिवली इजी है, मुझे पता है मुझे एटलीस्ट 6 सेट तो ट्राई करने हैं, तभी वैसे मैं वो 99.7 या 99.8 प्लस मैं जा पाऊंगा। तो मैं ऑलरेडी पैनिक में हूँ क्योंकि मेरा एक ही सेट हुआ है, क्योंकि आफ्टरनून स्लॉट डिफिकल्ट था उस टाइम पे कंपेयर टू मॉर्निंग, बट वही मेरा मेंटालिटी ऐसा था कि मुझे मिनिमम इतने स्लॉट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वहां से मैं कुछ कर नहीं पाता, वहां से लूज करने के लिए कुछ था नहीं, ऑलरेडी मैंने 25 मिनट वेस्ट कर लिए है, 5 मिनट पहला सेट हुआ, उसके बाद 25 मिनट मैंने वेस्ट कर लिए, कुछ नहीं हुआ मेरे से। तो फिर मैंने क्या किया, 2 मिनट मैंने 1-2 मिनट ब्रेक लिया, अपने आप को रिमाइंड कराया, काम कराया, एंड नेक्स्ट मेरे पास जितने भी मीन्स वो यूजफुल रहा मेरे लिए, नेक्स्ट जितने भी मिनट से लेट्स से 27-28 उसमें 5 सेट सॉल्व हो गए गाइस ऑन एन एवरेज 5 मिनट 6 मिनट्स, सारे क्वेश्चन नहीं बट 5 सेट सॉल्व हो गए, नेक्स्ट जो भी 25 मिनट या 27 मिनट है उसमें, एंड नेट एंड स्कोर भी काफी अच्छा आ गया था 99.7 या 8 समथिंग। तो वो बेनिफिट करा मेरे लिए, 2 मिनट का ब्रेक लिया बट उसमें मैंने नेक्स्ट 5 सेट सॉल्व कर दिया, अपने आप को काम करा, रिमाइंड करा कि मैं एबल हूँ, लाइक मेरे पास पोटेंशियल है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये चीज होता है कभी कभी, जैसे आप जितनी भी प्रैक्टिस करो कभी कभी वो मोमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा आप पे, ठीक है, स्टेक्स काफी हाई होंगे, तो वो मोमेंट्स आ जाएंगे बीच में कि आप पैनिक हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या माइनर कैलकुलेशन एरर हो रही है, ठीक है, वो टाइप का स्टेज आ जाएगा। तो वही कि उस टाइम पे अपने आप को काम करना काफी जरूरी है। तो अगर 1-2 मिनट का भी ब्रेक ले रहे हो चलेगा, सफिशियंट, आपको वो नेक्स्ट हेल्प करेगा नेक्स्ट चीज में, आप आगे नहीं करोगे। तो मेरे लिए वर्क किया था एंड करेगा डेफिनेटली, सबके लिए करेगा। पैनिक में तो पेपर लिखने का मतलब नहीं है, इससे अच्छा काम करो एंड पैनिक तो होना ही नहीं है, तो एक बार वो शांत हो जाओ एंड फिर अटेम्प्ट करो। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. तो अगेन मैथ्स पे चले जाते हैं। तो मैथ्स गाइस देखो, अगेन एरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स, ठीक है, ये है 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अब गाइस देखो, अगर आपको मैथ्स में इश्यू है ना, लेट्स से अब मैं अभी उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके परसेंटाइल लेस देन 85 आ रहे हैं, ठीक है, यार आप देखोगे मोस्ट 50% क्वेश्चन एरिथमेटिक से होते हैं, तो आप यहाँ पे फोकस करो ना। एंड आई थिंक ये मोस्टली इश्यू उनको होता है जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उनको अलजेब्रा बहुत ज्यादा इश्यू होता है, ठीक है, जो भी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, बट चलेगा यार, अलजेब्रा का वेटेज काफी मींस कंपैरेटिवली काफी लेस है लाइक कंपेयरिंग टू एरिथमेटिक। तो यार आप यहाँ पे फोकस करो, जियोमेट्री फोकस करो, ठीक है, मॉडर्न मैथ्स में इग्नोर ही करो गाइस। अगर आपको लेट्स से अभी आपके परसेंटाइल लेस देन 85 आ रहे हैं, तो मॉडर्न में करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन ग्राफ है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं आते क्वेश्चन गाइस, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन के लिए 5-6 चैप्टर अटेम्प्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो 2-3 क्वेश्चन के लिए, आप फोकस करो एरिथमेटिक पे, जहां पे मैक्सिमम लेट्स से आपको 26 है, 13 क्वेश्चन आने वाले एरिथमेटिक के, फिर बाकी ये जियोमेट्री के 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको वही मिला के आपको 18 क्वेश्चन हो गए ना, तो आप उस पे फोकस करो ना, आउट ऑफ 26 आपको एरिथमेटिक एंड जियोमेट्री पावरफुल कर दो, अलजेब्रा को फिर उसमें बेसिक चीजें कवर कर दो, अलजेब्रा जो भी टॉपिक्स है, तो आपको स्ट्रेटेजी पे वर्क करना पड़ेगा गाइस। देखो अगर आपको मैथ्स में स्कोर करना है ना, स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर लिखने की भी प्लस पढ़ने की भी, आप सारी चीजें नहीं कर सकते, मीन्स अगर आपके परसेंटाइल कम है तो आप सारी चीजों पे फोकस मत करो, वो जरूरी नहीं है आपको, आप देखो आप मैक्सिमाइज कहाँ पे यूटिलाइज कर पाओगे, तो एरिथमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, आप देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका टाइम स्पेड डिस्टेंस, एवरेज मिक्सर, आपका टाइम एंड वर्क, उसका वेटेज 50% है, 50% से भी ज्यादा है, 13 to 14 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस पर फोकस करो ना, वो चैप्टर एकदम पावरफुल कर दो, आपका मटेरियल 2 बार रिवाइज कर दो, तो एरिथमेटिक आपका उसके हिसाब से काफी सही हो जाएगा ना, आप वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर जियोमेट्री पे चले जाओ ना गाइस, जियोमेट्री में फॉर्मूला है, ठीक है, जियोमेट्री के 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, 3 डिफिकल्ट होंगे, बट वो 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाओगे। सिमिलरली एल्जेब्रा ले लो, एल्जेब्रा के बाकी कितने 6 क्वेश्चन बचे, 6-7, उसमें 2-3 को इजी होंगे ना, 2-3 को इजी क्वेश्चन होंगे, तो अब आपने अलजेब्रा बेसिक लेट्स से इनइक्वालिटी है या क्वाड्रेटिक है या लॉग है, आपने एपीजीपी है, उसका बेसिक चीजें भी आपने पढ़ी हुई है ना गाइस, तो आप वो 2 क्वेश्चन तो 6 में से 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, तो ऐसे ही मिला
जैसे आपने 26 में से 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए और जैसे 12 भी सही हुए ना, 12 भी, आपके परसेंटेज 90 प्लस हो जाएंगे, 90 या 95 प्लस हो जाएंगे। तो क्वांट में भी स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है, आपको राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी पढ़ने की। एंड पेपर अटेम्प्ट करने पे बाद में जाएंगे, पहले पढ़ने के रिगार्डिंग बात करते हैं कि पढ़ने के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट चीज वही है कि राइट चीज पे फोकस करो। एरिथमेटिक, देन जियोमेट्री, देन एल्जेब्रा, जो भी जिनके परसेंटाइल कम आ रहे हैं उन पे, मॉडर्न मैथ्स तो जाने ही दो, अभी उस पर लोड लेने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये हिसाब से फॉलो करो। एंड अगेन क्वांट में मैं अगेन एक चीज बोलूंगा, आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एक मटेरियल पे स्टिक रहो, मटेरियल चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मटेरियल वो राइट है उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर है। एंड क्वांट में 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप 100 क्वेश्चन करो, बट 100 क्वेश्चन याद रहने चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट लिमिटेड है गाइस, क्वांट में कंसेप्ट लिमिटेड है। तो आपको ऐसा है कि यार बहुत बार ऐसा होगा कि क्वांट में आप पेपर लिख रहे होंगे तो लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया होगा, मॉक में सॉल्व नहीं हो रहा, या 3 मिनट से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने रिवाइज नहीं किया हुआ। तो अनलाइक इंग्लिश और आपका एलआरडीआई जहां पे रिवीजन का उतना कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, पूरा पेपर ही नहीं आने वाला है, क्वांट में क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के आने वाले हैं, तो यहाँ पे रिवीजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है गाइस। आपको बारी बारी रिवाइज करना पड़ेगा, आपने जो मटेरियल फॉलो किया वो स्टिक करो एंड रिवीजन करते रहो, बारी बारी टाइम पे हर एक चैप्टर का वापस से रिवाइज करते रहो, आपको फॉर्मूले याद रह जाएगी, आपको कंसेप्ट याद रह जाएंगे। तो जैसे आपने कोई क्वेश्चन अटेंड किया, वो मॉक में आ रहा है एंड तो सॉरी पेपर में आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन 1 मिनट में अटेम्प्ट कर पाओगे, एंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट के ही आने वाले हैं उसमें। तो मैथ्स में ये चीज है, रिवीजन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है मैथ्स में कंपेयर टू एलआरडीआई एंड आपका इंग्लिश। तो ये हुआ प्रिपरेशन रिगार्डिंग बात। अब आपको भाविन सर बताएंगे थोड़ा। यस बीएम, सो जैसा सर ने बताया क्वांट में इन द सेंस कि बीएम इज गॉड, ठीक है, उन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल सही है, राइट। जस्ट मैं उनके पॉइंट्स में थोड़ा ऐड ऑन करूंगा। फर्स्ट, क्वांट में रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि क्वांट में कई बार आपने खुद भी फेस किया होगा कि क्वेश्चन देखा हुआ लगता है बट सॉल्व नहीं हो पाता, पता है कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला है बट प्लस है या माइनस है वो समझ में नहीं आता। दैट इज बिकॉज यू आर नॉट रिवाइज्ड इनफ। रिवीजन इज मस्ट। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करने से या लेवल 2 कर लेने से जरूरी नहीं है कि मॉक में भी वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए, ठीक है। रिवीजन करना पड़ेगा, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो कोई भी बुक में से, राइट, सीधा वहां पे उसको हाईलाइट करके रखो। अगर वो क्वेश्चन अच्छा है, कोई यूनिक फॉर्मूला है, कोई यूनिक अप्रोच है, हो सके तो वहां पे सॉल्यूशंस लिख दो। मैं स्टिकी नोट रखता था और वहां पे मैं वो पेज पे सॉल्यूशन में चिपका देता था, मुझे बार बार पीछे देखने की जरूरत ना पड़े, ताकि जब मैं मॉक से पहले सिर्फ क्वांट रिवाइज करता था। सो मॉक से पहले, हर एक मॉक से पहले मैं फॉर्मूला देख लेता था, और ऐसे यूनिक क्वेश्चंस और ऐसे यूनिक अप्रोचेस में रिवाइज कर लेता था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सीधा मॉक में या फिर एक्चुअल एग्जाम में आ जाए तो मुझे ज्यादा टाइम ना लगे, राइट। सेकेंड थिंग, क्वांट में आपको ऑप्शंस यूज करने, ऑप्शंस यूज करोगे उतना स्पीडीली आपका क्वांट का पेपर सॉल्व होगा, राइट, क्योंकि ऑप्शंस एलआरडीआई जैसे वाइल्ड नहीं होंगे, बट आप कहीं ना कहीं उसको प्लेस करके कुछ रिवर्स लॉजिक बना के उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वो कंसेप्ट क्लास में वो सेपरेटली सिखाए नहीं जाते। कोई क्वेश्चन में आ गया, कोई हैंडआउट में आ गया तो वो बता देते हैं टीचर्स, बट वो सेपरेटली उसको अलग से सिखाते नहीं है। तो वो अप्रोच आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। वो कब डेवलप हो पाएगा? जब मॉक्स दोगे, जब सेक्शनल टेस्ट दोगे। तीसरी बात, टाइमिंग की। अगर मैं एलआरडीआई या आरसी में मैं स्पीडीली कर लेता हूं और मैंने 1 मिनट बचा भी दिया, तो वहां पे उतना मुझे एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 मिनट में मैं दूसरा एलआरडीआई का सेट या दूसरा आरसी सॉल्व नहीं कर पाने वाला। बट यहाँ पे अगर आपने 1 मिनट बचा लिया तो आप शायद 2 क्वेश्चन कर पाओ। 2 क्वेश्चन इन द सेंस 6 मार्क्स, वो आपका सीधा 99 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल पे ले जा सकता है, या 90 परसेंटाइल से 95 पे ले जा सकता है। तो यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, हो सके उतना स्पीडीली करना है। और जब भी क्वांट का क्वेश्चन आप सॉल्व करो, अभी नॉर्मली भी कोई बुकलेट में से या फिर कोई मटेरियल रिवाइज करो, हमेशा टाइमर रखो। मोबाइल में टाइमर आता है, 10 मिनट का टाइमर रखो और टारगेट करो कि ये 5 क्वेश्चन मैं 10 मिनट में कर लूंगा।
सो हमेशा क्वेश्चन का जब भी आप सॉल्व करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बंच में करो क्वेश्चंस। आप एक एक क्वेश्चन करके नहीं करना कि एक क्वेश्चन किया फिर पानी पीने चले गए, दूसरा क्वेश्चन किया व्हाट्सएप देख लिया, नहीं, बंच में करो, ठीक है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना एफिशिएंटली टाइम इंप्रूव कर पा रहे हो। ठीक है, पहले 5 होते थे 10 मिनट में, 1 महीने के बाद टारगेट रखो कि 6 या 7 हो पाए, राइट। इन दैट सेंस यू कैन इंप्रूव योर एफिशिएंसी एंड टाइम बचा पाओ और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए एग्जाम में। ठीक है भैया। हाँ एग्जैक्टली गाइस। एंड अभी लाइक अभी परसों ही एक बच्चा आया था एंड वही उसका थोड़ा टाइम टेबल बनाया था क्वांट का कैसे करना चाहिए, उसका भी सेम था कि परसेंटाइल उतने नहीं बन रहे थे, तो मैंने उसको सिंपल मैंने टॉपिक वाइज बना के दिया कि टॉपिक का लिस्ट बना लो। जैसे क्या है टॉपिक, सिंपल इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर आप SICI आ गया, ठीक है। एरिथमेटिक के मैंने उसके 8 टॉपिक लिखे और हर टॉपिक के लिए उसको मैंने 2 दिन दे दिए। मटेरियल जो फॉलो करना है वो करो, कोई भी एक मटेरियल लाइक स्टिक कर दो एंड सिंपल इक्वेशन पहले लो, 2 दिन में जितने भी क्वेश्चन है जैसे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, परसेंटेज 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दो 2 दिन में, 1 दिन में 50 हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस 100 क्वेश्चन, SICI 100 क्वेश्चन। तो उसका ऐसे बनाया हुआ है कि 7 दिन में 14 दिन में उसका एरिथमेटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एरिथमेटिक जितने भी 7 या 8 यूनिट है वो नेक्स्ट 15 दिन में खत्म हो जाएंगे टिल आप ले लो जो भी नेक्स्ट 15 दिन ले लो। उसके बाद मैंने जियोमेट्री में सेम किया, जियोमेट्री में उसको मैंने 6 दिन लिए, 3 दिन प्लेन जियोमेट्री या 4 दिन प्लेन जियोमेट्री एंड 2 दिन आपके मेंसुरेशन, ठीक है। उसमें भी अगेन उसको टारगेट दिया कि कोई भी मटेरियल फॉलो करो उसमें 200 प्लेन जियोमेट्री के क्वेश्चन होंगे एंड 50 या 100 आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे। वो उसका नेक्स्ट 6 दिन में जियोमेट्री हो गया एंड उसके बाद उसको मैंने 10 दिन लिए एलजेब्रा के लिए, अगेन 5 टॉपिक है, हर टॉपिक में 2 दिन, 2 दिन में मीन्स वही है कि एवरी डे उसको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, वो पर्टिकुलर टॉपिक है तो एवरी डे उसको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऐसे ही करके उसका टाइम टेबल बनाया हुआ है। कितने दिन हुए, 25 डेज, 30 डेज, तो 30 डेज में उसका पूरा क्वांट कंप्लीट हो रहा है। एवरी 2 दिन में वो एक यूनिट कंप्लीट कर रहा है। तो आपको भी गाइस ये कंप्लीट, अगर आपने अभी का क्वांट कंप्लीट नहीं हुआ ना या बेसिक अभी तक नहीं हुआ है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये आप फॉलो कर सकते हो कि आप हर एक टाइम टेबल बना लो कि 2 दिन में एक यूनिट, हर 2 दिन में एक यूनिट मीन उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना इनफ है। तो ऐसे करके जैसे आपका सितंबर एंड तक क्वांट कंप्लीट हो रहा है एंड एक ही मटेरियल है। उसके बाद रिवाइज करना स्टार्ट करो। जैसे आपके परसेंट सिंपल इक्वेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, देन जैसे भाविन ने बोला कि अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने मार्क करके रखे हुए हैं, तो 4th दिन पे जाओ ना गाइस, तो 4th दिन पे जाओ तो पहले से 3 दिन में जितने क्वेश्चन किए हुए ना वो रिवाइज कर दो। सिर्फ मेंटली देखते हैं ना, अपने को मेथड याद करनी है, तो ये चीज फॉलो करना है, इससे आपके दिमाग में स्टिक होती रहेगी मेथड, आपको याद रहती जाएगी। और 6 दिन में गए या 8 दिन पे गए, पहले 7 दिन में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिवाइज कर दो, 12 दिन के बाद पहले 10 दिन में जितने भी क्वेश्चन किए वो रिवाइज कर दो। तो ऐसे कंटिन्यूअसली आप ऐसे करते जाना, तो आप लेट्स से अब 1 महीने बाद कंप्लीट होगा ना, आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे मोस्टली एंड आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगी एंड जिससे आपका मैथ्स का बेस बन जाएगा। बट अगेन बेस बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद हम जाएंगे मूव होंगे स्ट्रेटेजी पे। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी जैसे भाविन सर ने बोला कि क्वांट पे टाइम सेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे को आप क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा डाल रहे हो वो सबसे बड़ा टाइम है, 3 मिनट से ज्यादा में नेगेटिव, आप नेगेटिव टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। 3 मिनट मैक्सिमम टाइम है जो आप क्वांट पे किसी क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर पाओ, उससे ज्यादा कर रहे हो मीन वो अगर आपको 3 मार्क्स मिल भी गए वैल्यू नहीं है उसकी, वो नेगेटिव ही हो जाएगा आपके लिए। तो ये चीज ध्यान में रखिए, आपको विद इन टाइम लिमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 26 क्वेश्चन है, मैं लिख के दे रहा हूँ 15 से 16 क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 26 15 से 16 बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो एंड वो अटेम्प्ट करो, या 16 क्वेश्चन भी कर दिए 48 मार्क्स बन जाएंगे, वो इजी क्वेश्चन कर दिए तो आपके परसेंटेज 98 पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपके परसेंटेज 97 98 पहुंच रहे हैं, सिर्फ इजी क्वेश्चन पूरे पेपर में से अटेम्प्ट करके। तो मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ राइट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है एंड वो आपको मॉक्स में प्रैक्टिस करनी है कि राइट क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन लीव कैसे करना है, तो वो आपको मॉक स्ट्रेटेजी पे वो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है।
एंड ये चीज क्वांट वाले याद रखना कि क्वांट सेम है अक्रॉस ऑल द एग्जाम्स, क्वांट सेम है एंड उनकी पैटर्न भी सेम है, अरिथमेटिक पर सबसे ज्यादा फोकस है सभी एग्जाम्स में। तो ये चीज ध्यान रखो, स्नैप ले लो, एनमेट ले लो, जेट ले लो या कैट ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, सबसे ज्यादा फोकस उनका अरिथमेटिक पे ही है, वो चीज ध्यान में रखना गाइस। तो अरिथमेटिक सबसे ज्यादा पावरफुल कर दो। एंड अगेन क्वांट में भी सेक्शनल काफी ज्यादा एडवांटेज रहेंगे, क्योंकि क्वांट में दो टाइप की स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मैं दो टाइप की स्ट्रेटेजी मानता हूँ। पहली एबीसी, आपने आगे बहुत बार सुना होगा, सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसको आपके क्या बोलते हैं मार्क को रिव्यू कर दो, एंड फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप मार्क को रिव्यू वाले करो, और कोई क्वेश्चन लग रहा है कभी किया ही नहीं है उसको उसी मोमेंट पे जाने दो, उसको अप्रिशिएट करो, 1 सेकंड स्प्लिट सेकंड एंड जाने दो, कोई करने की मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का वो मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, वन बाय वन भी जा सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन किया आता है अटेम्प्ट कर लिया, दूसरा नहीं देखा हुआ जाने दो, थर्ड लग रहा है उसी मोमेंट पे अटेम्प्ट कर दिया। दो स्ट्रेटेजी है, आप दो में से आप डिफरेंट सेक्शनल दो, देखो आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ ना कि कैट में बेसिक चीजें सबको आएगी, एट द एंड ऑफ द डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करते हो, आपको उस दिन पेपर लिखने जाओगे स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं ऐसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा। जैसे कि मेरे लिए स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं कोई क्वेश्चन आएगा मैं उसी मोमेंट पे अटेम्प्ट करूंगा, मैं एबीसी फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दो या तीन क्वेश्चन ही लीव करने हैं, तो जब आएंगे उस मोमेंट में मुझे पता चलेगा कि क्वेश्चन मेरे से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जिस मोमेंट पे क्वेश्चन आएगा मैं उसी मोमेंट पे अटेम्प्ट करूंगा, पीछे से नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों के लिए एबीसी स्ट्रेटेजी वर्क की है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, एंड उसके हिसाब से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो हर एक सेक्शन में आपको स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। एंड अब हम इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि मॉक्स कितने लिखेंगे। जो आपने 6 या 8 मॉक लिखे ना गाइस, वो राइट है अभी ये स्टेज के लिए, बट अब मॉक्स लिखना बढ़ाना पड़ेगा, ये काफी कम मॉक्स है, ठीक है। 6 या 8, आपको एटलीस्ट 20 या 25 मॉक लिखने पड़ेंगे 28 नवंबर से पहले। एंड अब भाविन शाह सर आपको बताएंगे कि मॉक्स के रिगार्डिंग या डिफरेंट स्ट्रेटेजी या उसके रिगार्डिंग क्या करना है, कैसे करना है आपको प्रिपरेशन। देखो पहले आपको मॉक का पर्पस समझना पड़ेगा। मॉक्स होते क्या है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से आप एग्जाम में जाके 99% परसेंटाइल नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है। ये एग्जाम आपकी कैपेबिलिटी तो चेक करती है, आपका मेंटल स्टेटस, आपका पेशेंस, आप कितने प्रोएक्टिव होते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट होती है, राइट। दे आर पुटिंग यू इन एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन, जहां पे इतनी सारी कंपटीशन है, 2 लाख से ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से मतलब 4000 या 6000 सीट्स, अगर मैं ज्यादा वाइड रेंज कवर करूं 6000 सीट्स है, राइट। परसेंटेज कन्वर्जन बहुत कम है। वो सिचुएशन में जहां पे एक मार्क, एक सेकंड भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप कैसा परफॉर्म करते हो, राइट। सो मॉक्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे क्वेश्चन बैंक की तरह तो हेल्पफुल करेंगे ही। दूसरी चीज, आपको एक स्ट्रेटेजी टेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देंगे, राइट। सो भाविन सर ने अभी बताया, बीएम सर ने, कि उनकी स्ट्रेटेजी एग्जाम देने से पहले ये थी। अभी वो स्ट्रेटेजी रातों रात तो बनी नहीं होगी, उन्होंने कहीं पे उसका टेस्टिंग किया होगा, उन्होंने अलग अलग बाकी सब स्ट्रेटेजीज भी डिवाइस की होंगी, उनको चेक किया होगा और उनको लगा कि उनके लिए ये फिट है, तो तब जाके उन्होंने वो स्ट्रेटेजी अपनाई और अच्छा स्कोर किया। मेरे लिए दूसरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने वो अपनाई, मैंने भी अच्छा स्कोर किया। सो यहाँ पे वन साइज फिट फॉर ऑल वाला अप्रोच नहीं चलेगा, राइट। अपने हिसाब से अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हो, आप इफ यू आर फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी, तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। इफ योर वन सेक्शन इज लाइक वहां पे आप बहुत वीक फील कर रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। 2 घंटे कंटिन्यूअस बैठ के वहां पे आपके 76-75 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मजाक नहीं है, राइट। वो कंटिन्यूअस फोकस बना रहना बहुत डिफिकल्ट है। एंड इन द वर्ल्ड ऑफ लाइक, हम यहाँ पे यूट्यूब में इफ वी आर नॉट एबल टू वॉच 10 मिनट्स वीडियो कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पे हमारा अटेंशन स्पान जब बहुत कम हो रहा है, वहां पे 2 घंटे क्लियरली फोकस करके स्क्रीन के ऊपर पूरी दुनिया भूल के आपको सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन पेपर, काफी डिफिकल्ट होने वाला है, राइट। सो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक्स देने पड़ेंगे। कितने मॉक्स देने हैं,
कौन से मॉक्स देने हैं वो आई थिंक बीएम सर ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, बट एटलीस्ट वीक में एक मॉक तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी कितने वीक्स बचे आपके पास, 12-13 वीक्स बचे, राइट? वो 12-13 वीक्स में अगर आप एटलीस्ट 10 मॉक्स भी नहीं दे रहे हो तो मतलब यू आर नॉट आइदर लाइक ट्राइंग योर स्ट्रेटेजी, और वो आपके पास उतना क्वेश्चन बैंक्स नहीं मिलेगा, आपका वो अप्रोच बिल्डअप नहीं हो पाएगा, राइट? सो 10 मॉक्स तो मिनिमम टारगेट करने चाहिए ये 13-14 वीक्स में। और दूसरी चीज, ओवरडू भी नहीं करना है, ज्यादा मॉक्स भी नहीं दे देने कि सर मैंने मॉर्निंग में भी दिया था और अभी इवनिंग में भी दूसरा दे रहा हूँ। विदाउट एनालिसिस मॉक्स आर नथिंग, ठीक है? एनालिसिस मॉक अगर 2 घंटे दे रहे हो, एनालिसिस आपका 3 घंटे होना चाहिए, तब जाके पूरी साइकिल कंप्लीट होती है और तब जाके आपको उसका कुछ बेनिफिट मिलता है। वरना विदाउट एनालिसिस वो सिर्फ मतलब दिया भूल गए, खत्म, सही गलत पता नहीं। नंबर्स जब मॉक देने के बाद जो नंबर्स आते हैं, जितने परसेंटाइल आते हैं, इफ यू आर टचिंग 100 परसेंटाइल तभी भी आपको उसको एनालाइज करना चाहिए, राइट? सो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप मिनिमम नंबर ऑफ मॉक्स अचीव करो। दूसरी चीज, उसका अप्रोच आपको थोड़ा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एनालिसिस में टाइम थोड़ा डालना पड़ेगा। और तीसरी चीज कि आपको मॉक देने से पहले कुछ स्ट्रेटेजी भी बना के देना है, ट्रीट इट एज अ एक्चुअल एग्जाम, तब जाके आप उसका फायदा उठा पाएंगे, राइट? बीएम, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? या तो वही कि जैसे कि अभी टेस्ट सीरीज की बात हुई थी, जैसे आप सब लोग सीएल की टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे हो, ठीक है? तो उसमें 20 मॉक्स है अराउंड, ठीक है? बट जैसे मैं बोल रहा हूँ 25 to 30 मॉक्स, तो बाकी सारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, कोई एक परचेज कर लो, ठीक है? कोई भी एक परचेज कर लो और एक टेस्ट सीरीज भी परचेज कर लो। एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज होनी चाहिए आपके पास, एक टेस्ट सीरीज नहीं चलेगी, 2 टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। दूसरी आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है? तो आपको दोनों मिलाओगे, आपके 40 मॉक्स होंगे, आपको 30 जितने मॉक्स देने पड़ेंगे, 25 to 30 मॉक्स आपको आइडियली देने पड़ेंगे। एंड ये स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग यस की स्ट्रेटेजी डिफरेंट, जैसे कि जब मैं देता था मॉक्स या बाविन सर भी जो देते थे मॉक्स, तो हम लोग हमारे पास हर मॉक से पहले डिसाइड होता था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्वांट पे मेरे लिए ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, क्योंकि मैंने मॉक्स में ट्राई किया है। एवरी मॉक से पहले मैं डिसाइड कर लेता था, पेपर पे मैं लिख देता था कि आज मैं वर्बल में एक्यूरेसी पे जाऊंगा, एलआरडीए में स्पीड पे जाऊंगा, मैथ्स पे स्पीड पे जाऊंगा। अगर मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की है, नेक्स्ट 4 मॉक्स में वही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, देखूंगा मेरे स्कोर में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। फिर मैं जाऊंगा कि चलो यार वीआरसी में मेरे लिए एक्यूरेसी वर्क नहीं कर रही, अब सेकंड 3 मॉक्स या 4 मॉक्स के बाद अब मैं स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, अब नेक्स्ट 3-4 मॉक में ट्राई करूंगा, वीआरसी में मैं स्पीड पे जाऊंगा, एलआरडीए में एक्यूरेसी पे चला जाऊंगा, या क्वांट में एक्यूरेसी पे चला पाऊंगा। 2 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, दोनों आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो किसी के लिए स्पीड वर्क करती है, किसी के लिए एक्यूरेसी वर्क करती है, ठीक है? तो हर बार हर मॉक से पहले मैं पेपर में लिख देता था कि जैसे कि वीआरसी में कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा, एलआरडीए में कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा, क्वांट में कैसी स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। एंड उसके हिसाब से मैं एक मॉक में नहीं देता, एक मैच के स्कोर पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है? प्लेयर अच्छा है कि बेटर है, आप उसका 3-4 मॉक उसको देते हो, ठीक है? 3-4 मैच उसको देते हो खेलने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम है, अब मैच में कैसे होता है, यहाँ पे भी सेम है, आपको 3-4 मॉक देना है वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को, ठीक है? कि आपके लिए वो स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। एंड 3-4 मॉक के बाद वो चेंज करो, फिर उसके बाद अगेन चेंज करो। तो ये तब होगा जब आपके पास सफिशिएंट मॉक्स होंगे, ठीक है? तो मॉक्स का इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन बैंक तो है गाइस कि चलो क्वेश्चन बैंक है कि आपको नए टाइप के क्वेश्चन मिल गए, उसका सॉल्यूशन देख लिया, बट वो ओरिजिनल पर्पस नहीं है। ओरिजिनल पर्पस क्या है कि आपने वो स्ट्रेटेजी डिसाइड की थी, उसके हिसाब से आप परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि मेरा ले लो, जैसे मेरा वीआरसी इतना ठीक नहीं रहा, ठीक है? तो मेरे लिए आरसी मैं कंटिन्यूअसली, हमारे टाइम में 5 आरसी आते थे, 5 आरसी एंड 10 वर्बल क्वेश्चन, तो मैं 5 आरसी नहीं पढ़ पाता, मेरे लिए नहीं पॉसिबल मैं इतना कंसंट्रेशन कर पाऊं। तो कभी कभी क्या करता था, मैं 2 आरसी कर दिए, फिर वर्बल एबिलिटी पे चला गया, फिर अगेन आरसी कर दी है। कभी कभी ये स्ट्रेटेजी अपना की, वो मैंने 2-3 मॉक्स में ट्राई किया, फिर मैं चला गया, अब मैं पहले आरसी करूंगा, फिर जो टाइम मिला उसमें वर्बल एबिलिटी, ये ट्राई किया 3-4 मॉक में, फिर मैंने चेंज की, चलो पहले वर्बल एबिलिटी कर लूंगा, उसके बाद आरसी अटेम्प्ट करूंगा। तो ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी मैंने ट्राई किया, एंड उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि यार एग्जाम ऑफ द डे मैंने फिक्स कर दिया, मैं पहले 4 आरसी करूंगा, फिर वर्बल एबिलिटी एंड फिर 5वां आरसी टाइम मिला तो। ये मेरी डीडी पे स्ट्रेटेजी थी।
पहले मैं 4 सबसे इजी आरसी मुझे लगेंगे वो करूंगा, फिर वर्बल एबिलिटी में पैरा जंबल रहने दूंगा, एंड फिर मैं करूंगा 5वां आरसी, एंड टाइम मिला तो एंड में पैरा जंबल। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी फिक्स हो गई थी 20 डेज से पहले, मेरे लिए स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। और ये मैंने क्यों, क्योंकि मैंने इतने मॉक्स में वो टेस्ट किया हुआ है, वो स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है। सिमिलरली एलआरडीआई में डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रीमिंग वाली स्ट्रेटेजी होती है। कुछ लोग पहले 6-7 मिनट में सारे सेट देख लेते हैं एंड फिर उस पर टाइम डिसाइड करते हैं। मैंने वो स्ट्रेटेजी अप्लाई, सेकंड वही की पहला सेट आया कर लूंगा, नहीं आया छोड़ दूंगा, वो स्ट्रेटेजी हुई। तो मेरे लिए सेकंड वाली स्ट्रेटेजी वर्क की, मुझे आया लग रहा है मैं कर दूंगा उसी मोमेंट पे, नहीं आया मैं छोड़ दूंगा, तो मेरे लिए वो स्ट्रेटेजी वर्क की। सिमिलरली क्वांट पे भी मैंने बहुत स्ट्रेटेजी ट्राई की। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको टेस्ट करनी पड़ेगी गाइस को। उस दिन आप पेपर लिखने जाओ, आपके दिमाग में फिट हो कि मुझे ये पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप रैंडमली अटेम्प्ट करने जाओगे ना कि आप कभी भी वो स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे जो आप डिजायर करते हो। अगर आप रैंडमली चले गए तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हर एक सेक्शन में, एंड वो भी ऐसा कि आपने टेस्ट की हुई हो, आपने ऐसे 6-7 मॉक में वो स्ट्रेटेजी अपनाई हुई हो, आपको लग रहा है कि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ, तो आप उसके हिसाब से आपको रेडी होना पड़ेगा। उसके लिए आपको सफिशिएंट 25 to 30 मॉक्स देने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2 टेस्ट सीरीज तो चाहिए ही, ठीक है। तो मॉक्स का पर्पस क्वेश्चंस नहीं है, मॉक्स का पर्पस स्ट्रेटेजी है, मेजर स्ट्रेटेजी है। क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है, ऑफलाइन आपके बुकलेट में भी मटेरियल है और क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हुआ मॉक्स के रिगार्डिंग, स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, कैसे स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है, स्ट्रेटेजी चेक करनी है, ठीक है। एंड हमने डिफरेंट सेक्शन वाइज बात की। अब सबसे मेजर क्वेश्चन, जैसे कि कैट तो ठीक है सभी लोग के लिए, लेकिन कैट पर रिलाय होना लाइक इम्पॉसिबल है, ठीक है। उस दिन बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, ठीक है, नहीं अच्छा रहा, तो 1 साल रिपीट थोड़ी करना है, बाकी सारी एग्जाम भी है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो एग्जाम्स आएगी, जैसे एनमेट, सबसे पहले एनमेट आएगी, उसके बाद आपके आईएफटी, जेड, स्नैप एंड जेड, वो सब एग्जाम्स भी आएगी। उसके रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर करना, वो बैलेंस आउट कैसे करना है अपने को, ठीक है। तो एक चीज है यहाँ पे, देखो सबसे पहले एग्जाम कौन सी आएगी, एनमेट आएगी। एनमेट अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलेगा। फिर आईएफटी तो चलो आपका ठीक है कि कैट के बाद आएगा, जेड तो 1 महीने बाद होगा, स्नैप भी चलो 3 वीक का ब्रेक होगा कैट के बाद, उस टाइम पे होगा। सिर्फ एनमेट आपको बीच में नडेगा, एंड एनमेट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम है जिसके थ्रू आप लोग जैसे कि आपका ब्रेक नहीं पड़ेगा, आप आराम से अंदर जा पाओगे। कॉलेज भी अच्छी है, सिर्फ पैसे थोड़े ज्यादा है बट कॉलेज डिसेंट है, ठीक है। तो आपका ब्रेक नहीं पड़ेगा 1 साल का, एंड 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो एग्जाम को आपको लिखनी है, वो पर्टिकुलर एग्जाम लिखने आपको ब्रेक नहीं पड़ेगा। तो उसको प्रिपरेशन के आप देखोगे एडमेट के लिए, तो बीच में उसका इंग्लिश वाला पोर्शन पूरा अलग है, उसके अलावा आपका एलआरडीआई का पोर्शन पूरा अलग है, क्वांट सेम है, ठीक है। तो उसको बैलेंस आउट कैसे करना है, तो देखो इंग्लिश आप कर रहे हो, इंग्लिश चलो आपका चलता रहेगा, आरसी सीआर वो सब तो है, वो तो एनमेट में भी है, बट उसमें वॉकअप वाला पोर्शन आता है, और वॉकअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉकअप के 5-6 क्वेश्चन आएंगे, एंड हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड वो आपके मोस्टली नॉर्मल लूज से ही आते हैं, ठीक है। आपके एनएल से ही क्वेश्चन आते हैं, मींस आगे ये सेशन प्लस पीछे ले लो लाइक वर्ड लिस्ट दी हुई है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ड लिस्ट करना जरूरी है। तो आपको पैरेलल अभी जो आप नेक्स्ट अगर आप एडमिट टारगेट कर रहे हो, लग रहा है कि कैट अप डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आप पैरेलल एडमिट पे भी फोकस कर पाओगे, उसमें कोई लाइक कुछ डाउन साइड नहीं है, ठीक है। एट ऑफ आपका आपका गोल क्या है, आपको वो पैकेज चाहिए, वो कंपनी चाहिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कैट थ्रू ही मिला, एडमिट थ्रू आपको एनएमआईएमएस से भी मिल पाएगा। तो आपको एंड गोल पे फोकस करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एडमिट पे भी फोकस करना पड़ेगा पैरेलल, एंड एडमिट के लिए पैटर्न देखो, उसमें अलग चीज क्या आती है, वर्ड लिस्ट, वॉकअप, ग्रामर, वो चीज पे भी आपको पैरेलल फोकस करना पड़ेगा अभी पैरेलल, एंड वो सितंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। उसके लिए एलआर पूरा अलग होता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वो सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपके पास मटेरियल होगा उसमें अवेलेबल है, वो टाइप के क्वेश्चन भी, वो लेसे उसमें 15-20 दिन लगेंगे, वो टाइप के विजुअल रीजनिंग है वो सब करने में, उसमें 20 दिन अराउंड लगेंगे। तो आपको सितंबर से कैट के साथ पैरेलल एनमेट के रिगार्डिंग भी प्रेप करना पड़ेगा, एंड उसमें अलग क्या करना है, एलआरडीआई एलआर थोड़ा अलग है एनमेट का, प्लस इंग्लिश में वॉकअप आता है, ग्रामर आता है, वो 2 चीजें अलग आती है। तो ये चीज आपको पैरेलल प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा सितंबर से ही, तभी जाके आप लेसे कि अक्टूबर तक एनमेट के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। लेसे अक्टूबर एंड में देना है, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक से आप एनमेट के मॉक भी स्टार्ट कर पाओगे देने का,
उसके भी आपको 6-7 मॉक तो देने पड़ेंगे, आपको लाइक यूज टू होना पड़ेगा वो नई पेपर स्टाइल से, क्योंकि वहां पे तो वो काफी फास्ट एग्जाम है, 120 क्वेश्चन 2 आवर्स, ठीक है, तो काफी फास्ट एग्जाम है, तो आपको उसके अराउंड भी आपको यूज टू होना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 6-7 नोट लिखने पड़ेंगे बिफोर अपीयर के एग्जाम। तो उसके लिए आपको सितंबर से अगर आप एनमेट टारगेट कर रहे हो, जो करनी ही चाहिए, ठीक है, आपको टारगेट करनी ही चाहिए, तो सितंबर से आपको वो भी अलग करना पड़ेगा प्रिपरेशन स्टार्ट, एंड वो करना ही चाहिए आपको। वॉकअप के लिए अलग प्रिपरेशन नॉर्मल यूज कंप्लीट करो, एलआर अलग करना स्टार्ट करो जो उसके उसमें आता है वो टाइप का, प्लस आप अपना ग्रामर के लिए स्टार्ट करो, एंड उसके पेपर भी लिखना स्टार्ट करो, बट नॉट नाउ, बट सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक से वो 6-7 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, 6-7 मॉक आपको लिखने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से तो ये चीजें बैलेंस आउट आपको करनी पड़ेगी। बाकी जब एग्जाम है वो बाद में हो जाएगा, वो कैट के पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा, जेड में आपको डीएम होता है, उसमें इनफ है, उसमें 22 साल से आपको 2-3 मेथड बता देंगे, वो उससे आप डीएम आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। सिमिलरली स्नैप ले लो, स्नैप को काफी सिंपल एग्जाम है, एनमेट का एक छोटा वर्जन है पूरा, ठीक है, 1 घंटे का वर्जन बना दिया उन लोगों ने एडमिट का, तो वही वो काफी सिंपल एग्जाम बन गई है। आईएफटी भी मोर और लेस सेम है, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल हाई है, बट उसमें भी 1 वीक का टाइम मिलेगा, जीके आता है उसमें, देखो आईएफटी आएगा उसमें जीके अलग से आएगा, ठीक है, बट यार 3 क्वेश्चन भी कर दिए ना आपका जीके का कट ऑफ निकल जाएगा आईएफटी में। 3 क्वेश्चन करने पे, 4 क्वेश्चन करने पे आपके वहां पे 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 3 क्वेश्चन कर दिया आपका आईआईटी का जीके का कट ऑफ निकल जाएगा। अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना गाइस, 3 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे, उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आईएफटी में जीके आएगा इनिशियली, उस पर लोड लेने की जरूरत नहीं, कट ऑफ निकालो, अपने मेन सेक्शन पे फोकस करो, क्योंकि मैक्सिमम आपको 6 क्वेश्चन आएंगे ना आईएफटी में, मैक्सिमम आपको जीके आप इतना पढ़ पढ़ के मर जाओगे ना, फिर भी आपको 6 क्वेश्चन आएंगे या 60 क्वेश्चन, एंड आपको कुछ नहीं पढ़ रहे हो फिर भी 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। 2 क्वेश्चन का फर्क पड़ा है ना, आधे आधे मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स पॉइंट में बढ़ा दो ना यार अपने, ठीक है, तो उस हिसाब से फोकस करो, जीके चलेगा, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आईएफटी का जीके का लोड लेने की इतनी जरूरत नहीं है, उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। आप मेजर फोकस अभी एनमेट पे करो, एंड 22 साल सर भी आपको थोड़ा बताएंगे कि ये बैलेंस आउट कैसे करना है पर्टिकुलर प्रिपरेशन। कैट एंड जेड के अलावा बाकी के 3 मेजर एग्जाम की बात करें, एनमेट, स्नैप और आईएफटी, तो ये तीनों एग्जाम है ना स्पीड टेस्ट है। यहाँ पे आपका कैट की तरह दे डोंट वांट टू चेक कि आप कितना लॉजिकली साउंड हो, क्या है मतलब आपका, दे डोंट वांट टू जज योर पर्सनालिटी, दे जस्ट वांट टू चेक वेदर यू आर aptitude point of view you are right fit for their call or not। तो वो स्पीड टेस्ट है, वहां पे आपको क्वेश्चन इजी मिलेंगे बट स्पीड में करने पड़ेंगे, राइट। तो वहां पे वॉल्यूम मैटर करता है, वहां पे जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ जल्दी से उतना बेटर रहता है, राइट। नाउ कैट का भी अभी टाइम पीरियड कम हो गया है, सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट ओनली, बट स्टिल कैट इज मोर बियॉन्ड दैट स्पीड टेस्ट। दूसरी बात कि एनमेट, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि यू शुड हैव अ प्लान बी, बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत की, पूरे साल मेहनत की, वो 2 घंटे में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, राइट। वो 2 घंटे में एग्जाम हॉल में मतलब ठंड होती है, आपको मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। नेचर्स कॉल लग गया और मतलब इन बिटवीन अगर एग्जामिनर बोल दे कि नहीं भाई आप नहीं जा सकते, क्या करोगे? यू विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड, बीमार हो गए, क्या करोगे आप? तो आपको दूसरा प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा। एंड अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं इंडिया के 20 स्कूल्स को कंपेयर करूं, तो पहले ऐसा होता था कि अगर ओल्ड आईएम्स की बात करें तो उनका थोड़ा अलग रहता था न्यू आईएम्स, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की बातें करें तो वो थोड़े अलग रहते थे। बट अभी इतना कंपनी समझ गई है कि कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। हर एक कंपनी जो एनएमआईएस में जाती है, वही सेम कंपनीज आई एम अहमदाबाद में भी जाती है, इंदौर में भी जाती है, एक्सएलआरआई में भी जाती है और आईएफटी में भी जाती है, राइट। सो आपको वही कंपनीज, वही प्लेसमेंट तो हर जगह होने वाला है। इफ यू आर टारगेटिंग टॉप 20 कॉलेज, तो आपका प्लेसमेंट का दिक्कत तो नहीं है। कंपनी का भी दिक्कत अभी पिछले 2-3 साल से मैंने नहीं देखा कि कुछ दिक्कत हो। हर कंपनी, हर कंसल्टिंग कंपनी, मार्केटिंग कंपनी हर एक जगह पे जा रही है, बच्चों को टारगेट कर रही है। आईएफटी में कुछ फॉरेन कंपनीज भी आती है, सो वहां पे थोड़ा आपको एडवांटेज मिलता है, बट आपको सारे कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ कैट दे के बैठ गए। दूसरी बात,
जस्ट मतलब मैं टेंजेंशियली वो टच करना चाहता हूँ कि फॉर्म्स फिलिंग का भी अभी प्रोसेस स्टार्ट होगा। कैट में आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा तो आपको पता होगा कि आपने टिक मार्क किया होगा सारे कोर्सेज के ऊपर, सारे कॉलेजेस के ऊपर, राइट। अगर आप सेपरेट एग्जाम देते हो NMIMS का, IFT का, स्नैप का, तो आपको अलग से टिक मार्क करना होता है और कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा पे करना होता है। सो वो सारी चीजें भी ध्यान रखना, उसके लिए अलग से सेशन करेंगे। बट अभी सिर्फ कैट के ऊपर फोकस नहीं करना है, सबके ऊपर फोकस करना है। और मेन अभी टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन कंप्लीट करो, और जितने हो सके उतने ज्यादा मॉक्स दो। सो अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, यू कैन राइट दैट डाउन इन चैट बॉक्स। We have a 20 minutes left, so we can take those questions. दूसरी जस्ट एक छोटी सी बात कि आपने अभी मतलब दिस इज ऑनलाइन लर्निंग, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट कुछ फ्रेंड्स बनाए होंगे, राइट, क्लास में या फिर मतलब कोई दूसरे क्लास में, या अपने पर्सनल कैपेबिलिटी के ऊपर वो प्रिपेयर कर रहा हो कैट के लिए, जस्ट उसके साथ ग्रुप बनाओ और जब भी मॉक दो ना, ग्रुप में मॉक दो। क्योंकि हमारे अंदर वो कॉम्पिटिटिव वाली अभी भी सेंस है जो हम 10th 11th 12th में देखते थे ना, कि भाई तेरे कितने आए, तेरे कितने आए, नहीं पहले तू बता फिर मैं अपना बताऊंगा। वो चीज एक्चुअली मोटिवेट करेगी आपको कि ज्यादा से ज्यादा मॉक दो। और अगर आपका मॉक खराब गया, अगर आपके फ्रेंड का भी मॉक खराब गया होगा, तो उतना बुरा फील नहीं होगा, राइट। सो वो मॉरल बूस्टिंग भी मिलेगा, प्लस कुछ नई चीजें आपको अपने फ्रेंड से भी सीखने को मिल सकती है, आप उसको भी कुछ नई चीजें सिखा सकते हो। सो हमेशा एक ग्रुप में मॉक्स देने का ट्राई करो। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? अरविंद का क्वेश्चन था कि एनमेट देने का बेस्ट टाइम कौन सा है। यार देखो, 3 आइटम्स मिल रहे हैं ना, तीनों ही दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अब एमबीए के लिए आए हो ना, पैसे तो जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे अभी तो चलो, अभी आपके इंटरव्यूज अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, हम लोग के टाइम को इंटरव्यू ऑफलाइन होते थे। डेली दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, अहमदाबाद जाना है, ट्रैवल कर रहे थे। बहुत बहुत पैसे जाने वाले, ठीक है, 50-60 थाउजेंड तो आराम से जाने वाले आपके। तो पैसे का मत सोचो, 3 अटेम्प्ट दे दो, आपके चांस मैक्सिमाइज करो। लेट्स से स्नैप ले लो, स्नैप में 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, दोनों लिखो ना। क्यों? अपने को 1 साल बचाना है, तो जितने ज्यादा आप एग्जाम लिख पाओ उतना ट्राई करो। एनमेट में 3 अटेम्प्ट दे दो, स्नैप में 2 अटेम्प्ट दे दो। तो बेस अटेम्प्ट ट्राई करो। एनमेट में देखो कि यार एक बार अक्टूबर में दे दो, एक बार नवंबर में देखो, एक बार दिसंबर में दे दो। एवरी मंथ एक एक ट्राई करो, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप कर पाओगे। यार अरविंद, ये मुझे सही नहीं लग रहा आपने जो बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट का ही मार्क कंसीडर हुआ था। मुझे एक बार ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि अरविंद ने ये बोला है भाविन कि एनएमआईएमएस में लास्ट टाइम सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क ही कंसीडर हुए थे, बाकी 2 अटेम्प्ट से मार्क कंसीडर हुए। ये एक बार हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सर, क्या था, लाइक आई था। हाँ जी। हाँ सर, एक्चुअली ये इस साल से हुआ है। मैंने वो उसका देखा था, तो मेनी कैट डिस्कशन ग्रुप्स जो होता है ना, तो उसमें से हाँ, ये न्यूज आया था, और मतलब वो लोग उधर वेरीफाई किया था, जैसे कि इस बार फॉर एनएमआईएमएस ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट इज कंसीडर्ड करके। सॉरी ओके। तो सॉरी, माय इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्टेड। या तो अरविंद, तो ये अपने एक बार मैं भी एक बार वेरीफाई कर दूंगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि वैसे तो मीन्स इससे तो उसका ही इश्यू होगा, उन लोगों का ही, क्या बोलते हैं, हाँ, उन नहीं लोगों ऐसा का ही नहीं था है भाविन, ना। ये मैंने काफी लोगों का सुना था ये, बट आई फाउंड सम स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में दिया था एंड दे आर राइट नाउ इन द NMIMS। ये सर अरविंद सर बोल रहे हैं भाई कि ये साल से ये हुआ है, यस ये सर, साल यस से सर। हाँ, होने ये वाला सर। है। सर मैंने उसकी एडमिशन जो साइट है उस पे चेक किया था, हाँ, दे आर ओनली कंसिडरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट। लास्ट ईयर वो तीनों में से बेस्ट देखते थे, बट इस बार दे आर ओनली लुकिंग एट द फर्स्ट ओके, अटेम्प्ट। एनएमआईएमएस बाकी जो एक्सेप्ट करते हैं एनमैट, देख वो लेंगे। तो कोई भी मतलब एक्सेप्ट करेंगे हम्म। अटेम्प्ट। ओके, तो अगर एनएमआईएस मुंबई के लिए गया, इसमें वेरीफाई करूंगा एंड मैं आपको बताऊंगा वेरीफाई करके। एंड अगर जो ये केस है, एक एग्जाम भी दे पाओगे तो एनीवे दिसंबर सबसे बेस्ट चॉइस है। दिसंबर से पहले लोन नहीं लेना है ये सब चीज का, कैट के बाद ही देना है अगर ये चीज है तो, ठीक है। बट अगेन मैं वेरीफाई करूंगा, अगर ये वही चीज आप बोल रहे हो वैसा ही है, एक ही आइटम दे पाओगे, तो बेस्ट टाइम है दिसंबर। ओके सर। सर, और वेदर शुड बी होम और सेंटर में जाके देना है? यार
सेंटर पे जाना सही रहे। हाँ, देखो सेंटर पे मेरे ख्याल से मुझे वो फील आती है, मैं ऑलवेज यहाँ पे जब मॉक सेक्शन में सेंटर पे ही आता था, क्योंकि मुझे सेंटर पे वो फील आती है, मुझे होम पे उतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना मुझे जैसे सेंटर पे कंफर्ट मिलता है, क्योंकि वो मुझे अ, अलग टाइप का प्रेशर या वैसा बिल्ड हो जाता है, ठीक है सेंटर पे। तो मेरे ख्याल से सेंटर वाला सही रहेगा। होम पे यार मैंने कभी उतना लाइक मैं जब भी पेपर भी लिखता था ना, जैसे मॉक अटेम्प्ट करता था, मुझे होम पे कभी उतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। ये यहाँ पे सब्जेक्टिव है, अगर आपको होम पे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप घर से भी कर सकते हो। बट ये उस टाइम पे देखना कि घर आजू बाजू लगन ना हो, ऐसा कुछ वो सीजन ना हो, ठीक है। भाविन साहब सर है, उनके तो घर के सामने ही स्कूल है, तो उनके लिए तो घर से मॉक लिखना इम्पॉसिबल हो जाता था, वैसा था। तो लाइक वो सब्जेक्टिव होगा, आप घर से कंफर्टेबल हो तो घर से लिख लो, बट अदरवाइज सेंटर पे ऑलवेज वो कम्पिटिटिव फील आती है, वो एग्जाम वाली फील आती है, आप वो जाते हो ना तो एनीवे आप बेटर ही परफॉर्म करते हो। तो इस पूरा सब्जेक्टिव है, तो आप उसके लिए ये ट्राई कर सकते हो ना गाइस, लेट्स से कि आप जब पेपर लिख रहे हो अभी, तो 2-3 पेपर घर से लिखो, अभी मॉक्स लिख रहे हो, 2-3 पेपर यहाँ पे सेंटर पे आके लिखो, आप ग्रुप में आके लिखो, सेंटर पे आके आप देखो आपको कहाँ पे कंफर्टेबल फील आ रहा है, ठीक है, ओके तो उस हिसाब से ट्राई कर सकते हो गाइस। ओके सर ओके। गाइस That अगर is what. ऑडियो ऑन करके ही आप बोल दो, आप अगर ऑडियो ऑन है ना तो आप एक एक करके ऑडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, रोहन का एक क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं कि ही इज आस्किंग एज अ फ्रेशर आउट ऑफ कॉलेज, इफ एग्जाम्स डोंट गो वेल देन इज इट अ गुड आइडिया टू टेक अ कंप्लीट 1 year ब्रेक फॉर नेक्स्ट ईयर और टेक अप अ जॉब एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स? लाइक या पूरा अगर जैसे कि कंपल्सन नहीं है, जैसे घर से इतना प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, सारी चीजें हैं, तो एनीवे टू टेक अ ब्रेक डेफिनेटली। क्योंकि हम लोगों ने भी वैसा ही किया था, लेट्स से 22 साल से तो मेरा भी ले ले, तो हम लोगों ने ब्रेक लिया ही था एनीवे, लेट्स से कि टू गेट लाइक हमारी जो डिजायर कॉलेज है वहां पे जाने के लिए। तो एनीवे लाइक एट द एंड हमारे लिए तो वर्थ था। तो यार देखो, लाइक आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको पता चलेगा ही नहीं वो चीज, ठीक है। तो अगर आप इजी वे आउट कर रहे हो, अगेन वो भी सही है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार रिस्क लेना वर्थ है, कभी कभी वर्थ रहेगा नहीं रहेगा, बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबिलाईज है, अगर आपको इतना प्रेशर नहीं है और फ्रेशर भी हो, तो लेट्स से बेटर है कि मैं भी ब्रेक लेके करो। आई मीन अगर आपको डिजायर बिल्कुल नहीं मिल रही तो एक और अटेम्प्ट करने में कुछ बुराई नहीं है, आप कर सकते हो, सभी लोग करते हैं। एंड सर अगेन वो जॉब का अगेन डिपेंड करेगा आपके। हाँ जी पवन। सर मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि ये जो 1 year ब्रेक होता है जहाँ आप कुछ नहीं करते, तो वो बी स्कूल उसको एज अ नेगेटिव पॉइंट तो नहीं लेती ना? यार देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि आप काम कर दो कहाँ पे, कोई जगह पे काम करो जहाँ पे वर्कलोड मिनिमम हो, आपको एनीवे देखो आप दिन में 8 घंटे तो पढ़ने वाले नहीं हो, अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो 3 घंटे इनफ है। कैट वो टाइप का नहीं है कि डेली 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ब्रेक ले रहे हो, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है, दिन में 3 घंटे इनफ है, वो तो आप कोई भी जॉब के साथ कर पाओगे। तो आप कहीं पे लाइट जॉब है, वर्कलोड मिनिमम है, वो टाइप का जॉब ले लो एंड वहां पे काम करते हो, पैरेलल आप कैट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, तो वो चीज कर सकते हो। यार देखो ब्रेक जस्टिफाई हो जाता है, ब्रेक जस्टिफाई करना इजी है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत सारे लोग करते हैं। बट अगेन ना लो तो लाइक अगर पैरेलल कुछ काम कर पा रहे हो, अगर कहीं पे ऐसा जॉब मिल रहा है जो लाइट वर्कलोड है, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि एनीवे बोर हो जाओगे यार, अगर पूरा दिन घर पे बैठे रहोगे ना, एक टाइम पे बोर हो जाओगे, यार ये क्या चल रहा है, सेम चीज डेली बेस पे रिपीट कर रहे हो, सेम चीज रिपीट कर रहे हो। यहाँ पे कैट उतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे आईआईटी जेई वो सब जितना डिफिकल्ट नहीं है कैट। कैट लिमिटेड स्कोप है, इतना ही रहेगा, उस हिसाब से ही चलता रहेगा। एक टाइम पे आप खुद ही परेशान हो जाओगे यार, कुछ एडिशनल करने के लिए नहीं है। तो जॉब जितना चलेगा आप फ्रेश भी रहोगे, एंड ब्रेक ले रहे हो 3-4 घंटे इनफ है डेली बेस पे, तो आप एनीवे निकाल ही पाओगे। तो ऐसा कोई लाइट जॉब देखने का ट्राई करो। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो अभी फिलहाल ये पॉइंट पे जैसे कि 21 आने के बाद सोचेंगे ये सारी चीजें, लाइक काउंटर प्रोडक्टिव वो होगा कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं अभी मतलब ब्रेक ले लेंगे, अभी उतना नहीं करते। वो सोचना ही नहीं है, ब्रेक क्यों लेना है, 1 साल जिंदगी का क्यों आपको वैसे प्रिपरेशन में फिर से लगाना है, वही राइट। और उसके बाद भी
वो फिर 1 साल के बाद अगेन वो 2 घंटे आएंगे या 3 घंटे आएंगे, अगेन वो अनसर्टेनिटी सेम रहने वाली है। इनफैक्ट वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा आपका कि मुझे इस बार करना ही पड़ेगा, 1 साल मैं घर पे बैठा था, राइट। वो सोशल प्रेशर और वो सब काफी बिल्टअप होता है, एंड दैट विल, वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। वो आपका स्कोर कम लाने के ही ट्राई करेगा। सारे सोशल प्रेशर प्लस आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये सारी चीजें अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। राइट टाइम टू थिंक अबाउट दिस इज ओनली आफ्टर जनवरी। अभी तो आप दिमाग में लेके चलो कि 5 एग्जाम है एटलीस्ट, बाकी के भी है, उसके ऊपर फोकस करना है। 1 साल पहले अगर कोई अच्छी कॉलेज में चले गए, आपका पैकेज होगा 20 to 24 लाख। 20 से 24 लाख का अगर घाटा करना है तो ये बात सोचो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ भाविक सर, मेरे को ये डाउट था कि अभी सेक्शनल टेस्ट में जैसे एलआरडीआई में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वीडियो सॉल्यूशंस अटेम्प्ट मतलब अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो कुछ सेट तो इजीली हो जाता है, बट कुछ सेट में इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो क्या बोलते हैं, रिटर्न सॉल्यूशन से। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसमें फिर टाइम बहुत चला जाता है। मतलब 2 सेट्स में ही पूरा घंटा निकल जाता है। कुछ डिफिकल्ट सेट्स करते हैं तो उस टाइम पे। बेस्ट वे टू solve this kind of problem is, first of all, अगर वो बहुत difficult and if you are not understanding it, leave it. Second, अगर आपको समझना है कि एक्चुअल में क्या है, if you are feeling that this question can come in exam also, तो आप फैकल्टी को अप्रोच कर सकते हो, राइट, कि ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अगर क्वेश्चन अच्छा होगा तो फैकल्टी शायद क्लास में भी सबको पढ़ा दे वो क्वेश्चन, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, आपको क्वेश्चन रिलेटेड दिक्कत हो, मॉक रिलेटेड दिक्कत हो, इफ यू आर फीलिंग लो अबाउट योर प्रिपरेशन, हम हमेशा रहते हैं यहाँ पे, राइट। तो हम हमको कभी भी अप्रोच कर सकते हो। सर वेट वेट 1 मिनट, भाविन सर ने जो बोला उसी पे मैं ऐड कर रहा हूँ। वही वो चीज उन्होंने काफी सही बोली कि मुझे काफी सही लगी कि यार देखो, एलआरडीए बहुत सारे दो सेक्शनल आपके वीडियो सॉल्यूशन नहीं होंगे सेक्शनल में, वो कहीं पे भी नहीं मिलते, ठीक है। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन है। एक एलआरडीए इजी है जो आप कर पा रहे हो, दूसरा आप देख के नहीं समझ पा रहे, ठीक है। बट उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, या क्वेश्चन सुपर डिफिकल्ट है या कुछ उसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है, आपको कंसेप्ट पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा। तो वो क्वेश्चन फैकल्टी को ले जाओ, तो फैकल्टी आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देगी। देखो सेट करना जरूरी नहीं है, आपको एक बार वो कंसेप्ट पता होना चाहिए। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना गाइस कि सुपर डिफिकल्ट है, छोड़ दो ना, आप समझ भी लोगे, रट्टा भी मार लोगे, ऐसे सेम क्वेश्चन आ भी गया पेपर में, आप नहीं कर पाओगे उस टाइम पे अटेम्प्ट 15 मिनट में। आपको जो क्वेश्चन सॉल्यूशन पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन उस दिन भी वैसे भी नहीं होने वाला। तो बेटर है कि ऐसा क्वेश्चन दिल पे लो ही मत, उसी मोमेंट पे छोड़ दो, अप्रिशिएट करो एंड छोड़ दो, वो करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको लगे इसमें कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं हो, ऑलवेज यू कैन अप्रोच फैकल्टी, हम आपको सॉल्यूशन बता ही देंगे उसमें, लाइक हम ट्राई करेंगे आपके लिए वो बेस्ट तरीका है या कोई भी शॉर्टकट मेथड है वो सेट सॉल्व करने का उसके लिए। श्योर सर, थैंक यू सर। सर हाँ कोमल। सर आफ्टर एडमिशन एडमिशन हो गया, उसके बाद लोन के लिए मतलब कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ता है या फिर जो कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट होते हैं वो इनफ होते हैं? कोमल, अगर तुम्हारा अगर टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन हुआ है, लोन देने के लिए बैंक वाले घर पे आएंगे विदाउट एनी कोलेट्रल, विदाउट एनी मॉर्गेज, और सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे। वो तुमको मतलब लिटरली पीछे पड़ जाएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड वाले पीछे पड़ते हैं ना, वैसे बैंक वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो तुमको वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। गाइस और क्वेश्चन पूछो, अभी अपने पास टाइम है, 5-6 मिनट और है। आप क्वेश्चन कुछ और डाउट्स हो तो पूछिए, कोई सेक्शनल या किसी भी रिगार्डिंग। गाइज, अगर आप कैट में रियली एम कर रहे हैं,
इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट्स वर्थ, वो अभी आपके दिमाग में है उससे कहीं ज्यादा है कैट। अगर एक बार वो कॉलेज में चले गए, वो कॉलेज के कल्चर का पार्ट बन जाओगे आप। और मतलब यहाँ पे कितने, मतलब इंडिया में 36 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। वो 36 करोड़ स्टूडेंट में से आप अकेले होंगे जो वो, मतलब यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू जो वो कल्चर का पार्ट बनोगे। सो ट्राई टू एम फॉर टॉप 20 कॉलेज। एक बार वहां पे चले गए तो उसकी लीगेसी, उसके अलुमनाई कनेक्ट, वहाँ के प्रोफेसर्स, आपके फ्रेंड्स, वो लाइफ टाइम आपको हेल्प करेंगे। जस्ट अभी एम करो कि वो कॉलेज में जाना है। इट्स वर्थ मोर देन व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। हेलो सर। यस पार्थ। यस सर। पूरा जो अभी लास्ट का जो अभी 100 डेज ही बचा है, तो इस टेन्यूर में हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? कभी कभी कैसा होता है, हम अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि हमको लगता है कि नहीं, आज का दिन मैंने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन ऐसा कंटिन्यूअसली होता नहीं है। और फिर हमको मालूम पड़ता है कि ये वीक में तो यार मैंने 2-3 दिन तो ऐसे ही पूरा वेस्ट कर दिया, और फिर ऐसा ऐसा होते हुए बहुत कुछ मिस हो जाता है। फिर लगता है कि यार और बेटर हो सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। यस पार्थ। सो हमेशा अभी जो हमने लास्ट लाइन बोली ना, एग्जाम के बाद हमेशा रिजल्ट वाला दिन दिमाग में सोचो, हाउ डू यू वांट दैट टू बी। वो दिन कैसा आप चाहते हो? वो दिन ऐसा चाहते हो कि रिग्रेटफुल हो कि यार मैंने थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो सेक्शनल क्लियर हो जाता, या फिर ये कट ऑफ क्लियर हो जाता, या फिर वो दिन इतना कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो कि भाई इतना स्कोर आ गया है, अभी तो सिर्फ जाके वहां पे मुंह दिखाई करनी है इंटरव्यू में और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट? और दूसरी चीज अभी मैंने जस्ट बताया कि ये कॉलेजेस बहुत ज्यादा वर्थ करती है, ठीक है? अगर ये कॉलेज में चले गए उसके बाद लाइफ आपकी अलग लेवल पे चली जाएगी। आपका पूरा पर्सनालिटी अपलिफ्टमेंट होगा। सो वो सारी चीजें सिर्फ पैसे नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं, वहां पे आपको कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे, कुछ कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, कुछ ऐसे अमेजिंग लोगों से मिलने को मिलेगा, आपको चांस मिलेगा कि जो जिंदगी भर, मतलब नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट इट, राइट? सो ये सारी चीजें दिमाग में रखो। दूसरी चीज, मोटिवेशन के लिए पहले से प्लानिंग करके रखो। अभी से 100 डेज है, मुझे पता है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पर तक जाना है। हर एक दिन को डिटेल में प्लान आउट करके रखो कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ने वाला हूँ, सो इतने घंटे पढ़ने ही वाला हूँ बस। फिर चाहे किसी की शादी आ जाए, चाहे कुछ इवेंट आ जाए, कोई IPL मैच आ जाए या वर्ल्ड कप आ जाए, बट उतना टारगेट मैं कंप्लीट करने ही वाला हूँ। वो किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो ना। सो खुद के लिए अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर बाकी से क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे, राइट? सो अपने लिए कर रहे हो, 100 डेज है, ज्यादा भी नहीं है। सो 100 डेज का अगर तुमने प्लानिंग करके रखा है तो हर रोज वो प्लानिंग अचीव करना है, वो टारगेट लेके चलो। सो तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। एंगेज यहीं पे ऐड करने के लिए एक चीज कि लाइक इसका क्वेश्चन काफी जेन्युइन है। देखो, हम कोई भी रॉबोट नहीं है, ठीक है? हम कोई रॉबोट नहीं है। लाइक अप्स डाउन आएंगे डेफिनेटली, कि हमें देखो पहला फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। जैसे अभी मैंने बोला था कि बंदे का मैंने पूरा 1 महीने का प्लान बना के दिया कि उसको 1 महीने में क्वांट कैसे कंप्लीट करना है, तो वो बट जरूरी नहीं वो 1 महीने में कंप्लीट कर। मुझे पता है वो 1 महीने में नहीं कर पाएगा, मैं खुद भी होता मैं नहीं कर पाता। मुझे पता है कि वो 1.5 महीने में ही होगा, क्योंकि बीच में ऐसे अप डाउन आते रहेंगे, ठीक है? वो चीज चलेगा एंड वो एक्सेप्टेबल है गाइस। लाइक कोई भी बंदा इतना अलग लेवल पे मोटिवेटेड नहीं है कि वो 10 दिन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है? वो सिर्फ UPSC वाले होते हैं, ठीक है? वो इतना करेंगे। इतना डिफिकल्ट है कि आप सोसाइटी में रहते हो, कभी भी कोई दोस्त आ गया वैसा हुआ, वो एक्सेप्टेबल है, वो चीज होगी। ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे थोड़ा आप लैग हो रहे हो, ठीक है? वो चीज होने वाली है, बट उसको इतना दिल पे मत लो, कभी होगा। एंड अगेन मैं बोला यहाँ पे भाविन सर ने अभी थोड़े टाइम पहले थोड़े मिनट्स पहले एक चीज बोली थी, ग्रुप स्टडी। ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट ग्रुप होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मोटिवेट रखने के लिए, या जैसे कि आपकी प्रॉपर डिस्कशन करने के लिए। डेली बेस पर आप देख रहे हो आपके दोस्त स्टडी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, हमारा ग्रुप था पूरा,
हम 6-7 लोग का ग्रुप था, तो हम डेली स्टडी करते रहे यार। मेरा भी दूसरे ग्रुप है, मेरे स्कूल वाले ग्रुप है, वो कैट नहीं कर रहे थे, तो डेली बेस पे घूम रहे हैं, डेली बेस पे मुझे बुला रहे हैं। तो दिवाली आएगी, वो चलेगा अभी, ठीक है, फेस्टिवल आएंगे, अभी तो उस टाइम पे नवरात्रि भी चल रही थी, तो नवरात्रि में लोग जा रहे हैं, तो हमें भी लगता है यार हम क्या कर रहे हैं, लाइक ये लोग जा रहे हैं डेली, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे बैठे रहे, मॉक्स दे रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, और बाहर वो अपने गरबा गाने जा रहे हैं, उसके बाद दिवाली में निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें चलेगा। तो वही है कि आपका ग्रुप होना चाहिए, उनको देख के मोटिवेट करो, आप उनको उनके साथ देखो कि यार आप भी नहीं कर रहे, आपका दोस्त भी नहीं कर रहा। तो ग्रुप स्टडी का इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा। आपका कैट का राइट ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ आप स्टडी करोगे, जिनके अगर कनेक्टेड हो। बाकी लोग के थोड़ा सोचते लिए अभी 2 महीने के लिए डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि ऐसा होगा, लाइक हमें भी होता रहेगा, लाइक बाकी सारे लोग ऐसे ही घूमने चले गए, डेली मिल रहे हैं, वीकेंड पे मिल रहे हैं, हम लोग नहीं जा पा रहे कहीं पे भी, ठीक है। तो इसके लिए आपके राइट दोस्त होना काफी जरूरी है ये केस में। अगेन मैं देख रहा हूँ यार, यहाँ पे सेंटर पे आई नहीं, कोविड जा चुका है, मीन्स काफी कम हो चुका है। सेंटर पे आओ, सेंटर पे मॉक लिखो यार, सेंटर पे बच्चे ही नहीं है आपके कैट वाले, आते ही नहीं हो, तो यहाँ पे आके मॉक लिखो ना। आप प्लान करो ग्रुप में कि यार आज आप सीआई का मॉक्स है, ठीक है कोई, तो यार आपको मॉक्स लिखना है लास्ट, तो एक साथ आके लिखो, प्लान करो क्या सेंटर पे आके मॉक लिखेंगे। यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है ना, घर से क्यों लिखना है आपको, क्यों जरूर, आपको उस दिन तो वैसे भी सेंटर पे ही जाना है ना, आपके जो भी एटलाद्रा या यहाँ पे गोत्री में जो सेंटर है, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा पेपर लिखने के लिए, तो अभी क्यों घर से मॉक लिख रहे हो, यहाँ पे आओ, सेंटर पे फैसिलिटी अवेलेबल है, और जब तक केसेस डाउन है यहाँ पे आने में आपका क्या इश्यू जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके स्टडी करो, जरूरी नहीं आप घर से ही स्टडी करो, आपको डाउन फील हो रहा है सेंटर पे आ जाओ, ठीक है। एंड दूसरी चीज गाइस ये है कि अगेन ये चीज मैंने देखी है, अभी बीच में काफी सही चलेगी, अरविंद है या ये नयन है, बाकी सारे लोग ग्रुप पे काफी अच्छे एक्टिव है डाउट सॉल्विंग पे, एंड अभी वो वापस वो डाउन हो गया, वैसा है लाइक वो जो फ्लो आना चाहिए। देखो ग्रुप पे डेली 10 से 12 क्वेश्चन का डिस्कशन होना ही चाहिए, ये टारगेट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, ग्रुप पे डाल दो, हम लोग वैसे ही करते हैं, लाइक भाविन सर हमें बता पाएंगे कि हम लोग ने जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ था, हम उस पर डेली जैसे कि 12, 15, 20 क्वेश्चन डिस्कशन हम उस पर करते ही थे। तो आप लोगों को भी ऐसा करना ही है, व्हाट्सएप ग्रुप सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे, नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। आप लोग क्वेश्चन डालोगे, आज कल देखो, आज मैंने 2-3 क्वेश्चन के आंसर डाले थे, तो मुझे लगे थे कि डायरेक्टली हो पाएंगे, तो आप क्वेश्चन ही डालोगे, मैं आपको सॉल्यूशन कैसे बताऊंगा, या आप आपके अंदर अंदर ही डिफरेंट अप्रोच कैसे आपको मिलेंगे, आप क्वेश्चन ही नहीं डालोगे तो ग्रुप पे क्वेश्चन डालोगे। अगर मुझे कोई अप्रोच मिले, फॉर्मूले याद है, मैं डाल दूंगा उस टाइम पे, या आप लोग किसी को कुछ पता है तो आप डाल पाओगे। तो ग्रुप पे गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप वो एक्टिवेट रखो, डाउट सॉल्विंग वाला, डेली 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कशन वहां पे होना ही चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगे वहां पे डाल दो, मुझे टाइम मिलेगा, मैं रात को 2 बजे भी मैं फ्री हुआ, मैं डालूंगा सॉल्यूशन वहां पे, तो वो चलता रहेगा। तो वो चीज करो, वो फॉलो करो, आपको मोटिवेट भी रखेगा उसके हिसाब से। एंड पैरेलल ग्रुप स्टडी स्टार्ट करो गाइस, आप सेंटर पे आओ, सेंटर पे मॉक लिखो, मॉक घर से मत लिखो, सेंटर पे आके लिखो, वो आपको ज्यादा एडवांटेज रहेगा। एंड अगेन डिमोटिवेशन वाला फेज आएगा गाइस, बट अगेन आप राइट ग्रुप के कनेक्टेड रहोगे ना, आप सर्वाइव कर पाओगे ना। अगेन अगर लेट्स से डाउन फेज आ गया, चलेगा, 1-2 दिन ब्रेक पड़ गया, चलेगा, उसमें हम ह्यूमन है, ठीक है, वो रहेगा। एंड बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है, जैसे कि आप 10 दिन कंटिन्यूअस स्टडी करोगे ना, 11वां दिन स्टडी नहीं कर पाओगे, तो बीच में सही है कि 11 दिन के बाद ऐसे कोई मूवी देख लो, ठीक है। अभी 1-2 सीरीज है, सीरीज मत देखो, मूवी देखो, सीरीज पे थोड़ा बिंग वॉच हो जाता है, कि ऐसे कोई मूवी देख लिया बीच में, ब्रेक हुआ तो एवरी वीकेंड एक मूवी देख लिया, तो वो ब्रेक लेना जरूरी है। वीक में एक दिन या जैसे एवरी संडे नाइट को प्लान बनाया, वो सही है, वो आपको ब्रेक नीडेड है, बट एवरीडे वो चीज हो रही है, वो नहीं, मतलब, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और कोई क्वेश्चन है गाइस? Okay, I think we should wrap up over here. So we have been 1.5 year past. Okay, thank you guys. अगर आपको अभी भी कोई query हो, and if you want to connect personally with either BM sir or with me, you can always reach out to us. You have our WhatsApp numbers. You can message us. You can set a meeting, and we can have a meaningful and reachful discussion. So कभी भी डीमोटिवेशन वाला फेज आए, मतलब मैंने तो 2-3 स्टूडेंट से बात किया था, उन्होंने पर्सनली मैसेज किया था, सर आई एम फीलिंग लो, अभी 2-3 दिन से कुछ हो नहीं रहा, एंड लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। तो हम जब उस लेवल पे कनेक्ट होते हैं, तो हम बच्चों का भी फीलिंग समझते हैं, क्योंकि हम भी वो फेज से गुजर चुके हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो, तब कॉन्टेक्ट आइदर ऑफ अस,
will definitely try to help you. Exactly, Okay, guys. and with this, best of luck. 100 days baki hai. Give your 100%, or we wish that everyone at least gets 95 percentile over here. Whoever has attended this webinar, we wish that 95 percentile, and we wish that 98 भी cross करे काफी लोग. And with that, I think BM, do you want to add anything, or we should wrap this up? Yeah, I think all the best, guys. I think we should wrap. I think we have covered all the topics. And कोई भी doubt हो, guys, you can reach us personally. You have our numbers. So, चल. Yeah. Thank you, guys. Thank you for joining, and best of luck. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.